है ना सर। आप कॉस्मेटिक, आप एब्डोमिनल पेन वाला टॉपिक सुनेंगे ना? नहीं सर, नहीं सर, वो नहीं है, वो नहीं है, वो पेशेंट अलग था वो सर। जी, ये जो पर्टिकुलर है ना, हाँ। तो आप दे के देखो, 15 दिन में रिलीफ हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है? नहीं सर, वो जो ब्लैडर का ना, यूरिनरी ब्लैडर का ना पेशेंट था ना सर, इसलिए मैंने पूछा था आपको। नहीं, कोई टेंशन नहीं, मुझे लगा एब्डोमेन पेन का आप पूछ रहे हो, तो एब्डोमेन पेन का टॉपिक हो गया है। ये कैसे मैं पूछता हूँ आपको सर? जी जी। सर सॉरी सर। सर अरे कोई टेंशन। जी लीकेन प्लेनस का केस सर हमको मिला था 2-3 साल पहले, जी होम्योपैथी में ठीक होके दोबारा हो गया सर, जी। नहीं कवर हो पाया। हेलो लेकिन सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी। 3 मंथ का प्रेग्नेंट लेडी है सर। हम्म, बच्चा डेवलपमेंट कम है बच्चे का। ठीक है। क्या हम दे सकते हैं उसको, बच्चे को? बिल्कुल दे सकते हो सर। हाँ, कैसे कर सकते हैं? सर S2C2 दे दो आप पॉजिटिव में, हाँ। ठीक है? S2C2 पॉजिटिव में दे दो आप, देखो कितनी जल्दी रिकवरी होती है। जनरल टॉनिक बिफोर मील, नेचुरल टॉनिक आफ्टर मील दे दो आप। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, बहुत तेजी से ग्रोथ हो जाएगा। हाँ, जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक कितने डीपाई में दे सकते हैं? सर D4 में दो ना आप, पॉजिटिव। ओके सर, ओके सर। और S2C2 पॉजिटिव में D4 में? बिल्कुल D4 में दो और फ्रीक्वेंटली दो। ठीक है सर। जी। कितने साल का बच्चा है सर? 3 मंथ प्रेग्नेंट लेडी है सर। 3 मंथ का? नहीं है, 3 मंथ का प्रेग्नेंट लेडी है, ओहो, उसका बच्चा डेवलपमेंट में नहीं है अभी, हाँ समझ गया। यूजे में लगा है। थैंक यू सर। जी कोई बात नहीं। सर नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जेठानी सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते सैनी सर। नमस्ते सर। नमस्ते मुकेश सर। गुजरात में कैसा मनाया खुन सर? बहुत बढ़िया। बढ़िया। फोटो तो आई नहीं एक भी गुजरात की। फोटो सर नमस्ते। 16 तारीख को रखने वाले वो वेबिनार। जी और सर जी देवांगन सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर बैतूल में अच्छा मनाया हम लोगों ने। हाँ मैंने देखा सर, बैतूल का मेरे पास आया था मैसेज। जी जी। नमस्ते सर। नमस्ते सुखबीर जी। कहाँ मनाया सुखबीर जी? जी सर। कहाँ मनाया मेटी दिवस? हाँ हाँ सर, यहाँ पे क्लिनिक पे मनाया था सर। क्लिनिक पे? मोगा नहीं गए? हाँ जी जी सर, सर के साथ मनाया था। कितने पैसे दिए आपने? अच्छा। और सर कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया साहब। चलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। छत्तीसगढ़ में सर स्टेट प्रोग्राम को कैंसिल सर? किए कोरोना गाइडलाइन के थ्रू कारण से। अच्छा अच्छा। बहुत ज्यादा यहाँ हो रही है सर सिटीज में, इस कारण से कैंसिल करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं सर, मुझे तो 4 जगह जाना पड़ा सर, सबका टाइम एडजस्ट करके, सबका टाइम अलग अलग रख पाया। मजा आ गया प्रोग्राम में, सारे न्यू कमर्स, सारे लोग बड़े खुश थे। जी जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते शर्मिष्ठा। फिर भी सबको एक बार हैप्पी मैटी डे। आप सबको भी हैप्पी मैटी डे सर। आप हैप्पी मैटी डे सर। सर थैंक यू। हमारे लिए तो मैटी सर जी ही है। अरे नहीं सर, इतने बड़े बात। एकदम बिल्कुल सही बात कहा आपने। सबको अंकल सर चने के झाड़ पे मत चढ़ा दो मुझे। सर नहीं आपने सर। जिस हेलो आपने सर। जिस आपके लेवल जैसे पर कोई नहीं पहुंचाया है पढ़ा ना रहा सर, इतना सिंसियरली। मैटी कोई भी नहीं पढ़ा रहा सर, सर। मैटी हम लोगों को ले जा रहे मैटी हैं जी सर के ना, रूप में वो सर हम काबिल तारीफ आपको है। देख रहे हैं सर। बहुत कुछ सीखने को सर मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है सर आपका, बहुत खुशी हो रही है सर। पंकज सर, हम लोग सर का भी बर्थडे मनाएंगे कभी। सेकंड मैटी सर।
सर बूढ़ा बना दिया आपने मुझे। मनीष मैडी कहते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वेंकटेश सर, कैसे हो? अच्छे हैं सर, अच्छे हैं। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया सर। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते संजय सर, कैसे हो? अच्छे सर जी। पेशेंट के फीडबैक क्या है? फीडबैक है सर जी, दूंगा मैं आपके व्हाट्सएप पे डालता हूँ। नहीं, वो पेशेंट लेकर आए तो उनका क्या हाल है? उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, अभी आज तो वो एडमिट है जी। क्या हो रहा? उनको अभी जो है ना बहुत सांस लग रही है सर। अच्छा, सांस फूल रहा है, ठीक है। अभी दवाई तो चालू है अपनी। हाँ। लेकिन आज वो आईसीयू में एडमिट है सर। रात में वो लैट्रिन गए ना बाथरूम, तो बाथरूम में ही उसको हाइपोक्सिया हो गया था। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। हेलो जी। हेलो जी सर, कोई बात नहीं। हेलो सर। हाँ सुखबीर सर। सर एक पेशेंट आया था मेरे पास, एक्सटोसिस हील था सर उसके। जी। तो सर उनको काफी रिलीफ मिला है सर। उनको मैंने C11 वैनवन और ग्रीन लेक्सिटी, और दूसरे ड्यूरेशन में सर A3 C4 L1 और ग्रीन लेक्सिटी सर, और साथ में सर S6200 में दिया सर। बहुत ब्रिलियंट सर रिजल्ट मिला। चलिए बधाई। बिल्कुल दर्द उसका सर चला गया। और सर एक किडनी का पेशेंट था सर, उसको 3 दिन से सर यूरिन पास नहीं हो रहा था सर। वो मैं रिपोर्ट अभी आपको थोड़ी देर बाद, मेरा टाइम नहीं सर लगा, मेरा लड़का गया था तो वो भी मैं डालूंगा सर। उनका क्रिएटिनिन था सर 3 पॉइंट समथिंग कितना था सर, 3 दिन से यूरिन पास नहीं हो रहा था। तो सर मैंने कराया तो उसको प्रॉब्लम आया था सर। उनका अब क्रिएटिनिन सर 1 पॉइंट समथिंग 6 के करीब है सर। काफी रिलीफ मिला सर उसको। बिल्कुल नॉर्मल ले आए आप, बहुत बहुत बधाई जी सर। मैं अभी सर रिपोर्ट डालता हूँ सर। सर और भी 4-5 पेशेंट हैं, उनका एक को एलर्जी का प्रॉब्लम था सर। आपने जो एलर्जी का सर फार्मूला दिया था ना, उनको कम से कम 2-3 साल से सर हमारे यहाँ ना अमृतसर से दूर हटा है सर, वहां से था सर। उनको बहुत प्रॉब्लम थी। वो मेरे पास जिस दिन आए सर, तो वो कह रहे थे कि पता नहीं मुझे रिलीफ मिलेगा अभी कि नहीं सर। वो एक पेशेंट था सर, ईयर का प्रॉब्लम था, उसका सॉल्व किया था उन्होंने सर, भेजा था हमारे यहाँ अमृतसर से भी आ गया सर। तो सर वो कल मेरे पास आए थे सर। उनको अभी मैं तो हैरान रह गया सर देखकर, रिजल्ट बहुत बढ़िया। वो भी सर मैं आपको प्रोटोकॉल सारा डालूंगा सर। एलर्जी का प्रॉब्लम था चेस्ट का, बिल्कुल सर उनका क्लियर हो गया सर। उसको सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम है, वो इस बार उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, वो भी सर मैं सेंड करूंगा सर। उसका भी मैं आपको सर प्रोटोकॉल सारा डाल दूंगा, जो मैंने दिया था सर। सर देख लेना ठीक है कि नहीं है, ठीक है सर। सर रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला सर। सर सिस्टाइटिस के पेशेंट में क्रिएटिनिन यूरिया अगर बढ़ रहा हो तो अलग से इसका प्रोटोकॉल चला सकते हैं ना? बिल्कुल चला सकते हैं सर, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया चीज होता है कि जब सिस्टाइटिस के कारण हो रहा है तो आप S6L1B N1G साथ में चला दीजिए आप 100% पेशेंट। S6L1B C6N1G जी सर, यही मैंने दिया था सर उनको जी। और उसके साथ में आप L1 YG चला दो, यही दिया है सर। सर D6 में चला सर, D6 में। हाँ ठीक है सर। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्ते सर। मनीष सर, फिस्टुला के पेन में रिलीफ नहीं आ रहा। फिस्टुला के पेन में सर कैसे नहीं आएगा? आप देखो ना, गैंग्रेनल फोर्ट दो आप उसको, और साथ में A2C5G P2N1 दो, कैसे नहीं आएगा? 101%। D5 में आप इंटरनल दो, D4 में एक्सटर्नल दो जी। इमीडिएट आप 24 घंटे में बताना मुझे, पेन बंद हो जाएगा 24 घंटे। जी सर। बाकी मैंने एक रिपोर्ट डाली है उसके MRI के, फिर देखना आप उसको। जी सर। हेलो सर। हाँ सर। मनीषा नमस्ते वर्मा सर। जी सर कल और परसों छुट्टी है कि सर? नहीं, आप बोलिए सर। मैं भी चाह रहा हूँ, कारण क्या है कि मुझे भी ससुराल से न्योता आया हुआ है सर। फिर तो कर लो सर, फिर तो छुट्टी कर दो। जाइए सर, इस उम्र में ससुराल से न्योता नहीं आता, चले जाइए सर। ससुराल का न्योता कभी नहीं ठुकराना चाहिए। इस उम्र में भी आता है तो आप लकी है सर। डोंट मिस इट सर, डोंट मिस इट सर, प्लीज गो सर। सर 2 दिन का छुट्टी कीजिए सर। मकर संक्रांति का कीजिए और सर कल का कीजिए सर। सबसे बड़ी चीज है ना, मकर संक्रांति जो है हमारे एरिया में बहुत ज्यादा माना जाता है। यहाँ पर जवाइयों को मैं कहते हैं ना, जवाइयों की उल्लू पूजा होती है। तो सर सुनहरी मौका है, पूजा करा दीजिए। 15 को हो रहा है सर आप लोग की तरफ?
आप लोग घबराइए मत दोस्तों, हमारी जितनी भी छुट्टी हो रही है ना हम छोड़ेंगे नहीं। आगे लड्डू का खाने को मिलेंगे सर बहुत सारे। हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है जब तक पूरा नहीं होगा ना हमारी क्लास बंद नहीं होगी, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। मनीष सर एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। जी नीलिमा मैम। सर मेरी सिस्टर की डॉटर है 7 साल की है, उसको मैंने कोल्ड बूस्टर दिया था सर्दी खांसी के लिए। हाँ। लेकिन अभी कफ बाहर बहुत निकल रहा है, नाक में से भी और मुंह में से भी। जी ठीक है, कितने दिन हो गए देते हुए? सर 3 दिन हो गए सर। आप आरटीआई बूस्टर के साथ चेस्ट ऑयल साथ में दे दो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरटीआई बूस्टर जो मैंने बताया था ना A1 P1 Ver2 200, ओके सर। वो एंटीवायरल प्लस एंटीबैक्टीरियल के तौर पे काम करेगा। और जो कफ आ रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव कफ हो रहा है, वो एल्वियोलाई पे जाकर वहां पर काम करके उसको पूरा प्यूरिफाई कर देगा, तो कफ बनना बंद हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब चेस्ट ऑयल का आप सपोज करते हो तो चेस्ट ऑयल जब स्पेशली जो नर्व न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व होती है या जो पर्टिकुलर लंग्स की जो नर्व होती है वहां पर जाकर जब आप सिकाई करोगे ना तो अंदर पूरे लंग्स में ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स के लेवल पर जितना भी वहां पर गंदगी है सब एक बार में बाहर निकल जाएगी, बार बार का झंझट खत्म, ठीक है ना? चेस्ट ऑयल दिया है मैंने सर। ये सर बिल्कुल, आप 10 डेज वेट कीजिए, 10 डेज में कंप्लीट क्यूर हो जाएगा वो, बस ये दे दीजिए आप। अभी दोस्तों अभी के लेवल पर मैं बता रहा हूं, मैं पिछले 24 दिन से फीडबैक देख रहा हूं। मैं आरटीआई बूस्टर, कोल्ड बूस्टर मतलब कोल्ड प्लस बूस्टर A2 P2 C5 C2 Ver2 F2 B वाला जो मैंने बताया था ना, ये मेरे पास MMP ग्लोबल्स बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। उसको मैं कंटिन्यू दे रहा हूं। मेरे पास कोई भी पेशेंट 7 डेज बाद फोन करके नहीं बोलता है कि मुझे प्रॉब्लम है। 7 डेज वाला, हाँ बिल्कुल कंप्लीटली क्योर हो रहा है, 100% क्योर में जा रहा है वो। कौन सा? जिसको सूखी खांसी हो रही है उसको भी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल 100% सर्दी खांसी बुखार। ये कौन सा सर? A2 C2 P2। आप कोल्ड कोराइजा का मैंने अभी 4-5 दिन पहले आपको पढ़ाया था, वहाँ प्रोटोकॉल यस सर है ना, वो वाला प्रोटोकॉल उसको देने से सर बहुत आ रहा है सर। कोल्ड कोराइजा सर सब निकल जाएगा। और जिस दिन निकल जाएगा ना, आप मान के चलिए पेशेंट बोलेगा कि मुझे कोराइजा हुआ ही नहीं उसके बाद, यानी कंप्लीटली क्योर रहेगा वो, उसका पूरा लंग्स प्यूरिफाई हो जाएगा। जितना भी सीना में दिए एक पेशेंट को तो जो है कब निकल रहा है, सीना में दर्द भी उसको सर सब निकल जाएगा। हाँ नहीं सर, D4 में देना है सर। अच्छा सर नमस्कार। नमस्ते सर। A1 P1 Ver2 भी D4 में ही दे दो ना सर। सर 200 बच्चों के लिए चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा, सिंगल 5 गोली। जी मेहता सर। सर ऐसा है कि आपने ना जिसे सलास पढ़ा रहे थे तो उसमें आपने बात करी थी जब मुंह हिलाते जबड़े के कोने में जाए, ईयर का जो कॉर्नर होता है जी गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। पेन होता है, आपने सलास के बारे में बात करा था। जो सलास 30 तो मैं ले रहा हूँ, मेरा जो 2 दिन से वो पेन कर रहा है, क्या मैं सलास लगा भी सकता हूँ वहाँ पे? बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन आप केवल 41 नंबर पॉइंट जो एंकल आप जो होता है ना, जी 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 हाँ जी हाँ जी, वहाँ पर केवल S1 RE लगा लीजिए सर आप। ठीक है सर, केवल S1 RE जी। आप पता क्यों 2 या 3 बार दिन में लगाइए और कल शाम को बताइएगा कैसा फील कर रहा है। सर वो F2 C5 ये है ना सर, वो एप्लीकेशन करने से भी चला जाता है सर वो दर्द? बिल्कुल जाता है जी। हेलो सर। जी सुखबीर जी। सर वो कैंसर वाले पेशेंट को ना आपने जो मुझे प्रोटोकॉल दिया था सर, उनको मैंने आपके D4 में सर चला रहा था सर, उनको नहीं सर D5 में, सॉरी सर। तो सर उनको ना रिलीफ मिलना बंद हो गया सर। मैंने परसों अपने आप ही तो आपसे बात नहीं हुई सर, मैंने उसको D6 में कर दिया सर, रिलीफ मिलना शुरू हो गया सर, वैसे चलने थे सर। बिल्कुल कैंसर वालों को सबको D7 D8 D9 और D10 में चलाना चाहिए। ठीक है सर। और सर उनको जो 1M में चल रहा था सर, 1 और C5 सर, उसको एक दिन छोड़कर कर दें सर? बिल्कुल, आप उसको अगर रिलीफ मिल रहा है तो आप चेंज कर सकते हो उसको। हाँ सर कर दिया सर, वो एक दिन लेटर कर दिया सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीजन ऑफ हाइपोथैलेमस प्लस आज हम सेरिबेलम को स्टार्ट करेंगे। आज टेक्निकल पॉइंट्स पढ़ेंगे दोस्तों, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम लीचन प्लेनस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर लीचन प्लेनस का प्रोटोकॉल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दोस्तों। लीचन प्लेनस एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, आप ध्यान रखिएगा, स्किन की इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। और इन्फ्लामेशन पे क्या काम करता है दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताते आ रहा हूं। A3 Ver1 Y, ये प्रोटोकॉल बहुत ही ब्रिलियंटली काम करेगा दोस्तों। आप किसी भी प्रोटोकॉल में आप मर्ज कर दीजिए। आप देखो मैंने यहाँ Ver1G इस्तेमाल किया है दोस्तों, तो Ver1 या Ven1G का जब इस्तेमाल करेंगे डीप में जाकर, जितना भी आप जनरल टॉनिक में ऑलरेडी A3 है, अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं।
तो दोस्तों लीचेन प्लेनस एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, और अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो किसी न किसी पार्ट को अफेक्ट करेगी। यहाँ पर डायरेक्टली स्किन को अफेक्ट करती है दोस्तों, और जब स्किन को अफेक्ट करती है तो स्पेशली स्किन में पाए जाने वाले जितने भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हेयर ले लो, नेल्स ले लो, म्यूकस मेम्ब्रेन को ले लो, डायरेक्टली अफेक्ट करती है दोस्तों। इसीलिए स्किन पर लीजन प्लेनस दोस्तों यूजुअली एक पर्पलिश कलर का, ठीक है, एक पर्पलिश कलर का प्राय इची फ्लेट, एकदम खुजली वाला, एकदम फ्लेट, इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार का एक फ्लेट स्ट्रक्चर जो खुजली के रूप में होता है दोस्तों, वो वहां पर डेवलप होता है। और यही कारण है दोस्तों, ये डायरेक्टली वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, और जब म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा तो आप मान के चलिए कि पूरा स्किन रेड, पेन, स्वेलिंग, उडीमा, इस प्रकार के कैरेक्टर को देखेगा दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब ये प्राय इची फ्लेट टैप्ड बम्स एक उभरा हुआ उभार के रूप में जब वहां पर अपीयर होगा दोस्तों, तो डेफिनेटली हमारा डायग्नोसिस, एक पेशेंट को हमने देख लिया, हमारा डायग्नोसिस ऐसे देखते के साथ हो जाएगा, हाँ ये लीचेन प्लेनस का केसेस है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, सेवरल वीक्स में, कई वीक्स में दोस्तों ये डेवलप होता है, अचानक नहीं होता। अगर आपके शरीर में प्रवेश कर गया है अचानक नहीं होता है दोस्तों, कई समय लगता है उसको। ऐसा ही नहीं ये डिसीज डेवलप हो जाती, जब तक रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर नहीं हो, जब तक ऑटो इम्यूनिटी का लेवल हमारी बॉडी के लेवल पर अटैक नहीं कर रहा हो, तब तक ये डेवलप नहीं होता है दोस्तों। यानी कहीं ना कहीं डीप में हमारी इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है तब ये वहां पर लीचेन प्लेनस डेवलप होता है दोस्तों। आप देखेंगे कई केसेस मैंने देखे माउथ के लेवल पर होते हुए देखे दोस्तों, माउथ में हुआ, वेजाना में मैंने देखा है दोस्तों। मेरे पास मैक्सिमम 15 से 16 पेशेंट मेरे 25 साल के कैरियर में आए दोस्तों, जिनको माउथ एज वेल एज वेजाना के लेवल पर देखा हमने। यही नहीं दोस्तों, उस एरिया की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन मैंने कवर होते हुए देखी है दोस्तों। तो जब ये कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं तो लीचेन जो मतलब यहाँ पर लीचेन प्लेनस जब डेवलप होता है दोस्तों, तो ऐसे ही नहीं डेवलप होगा, इसकी एक स्पेशलिटी होगी। वहां पर लेसी व्हाइट पैचेस होते हैं दोस्तों, सबसे पहले लेसी व्हाइट पैचेस के रूप में डेवलप होते हैं दोस्तों, जो कभी कभी बहुत पेनफुल सोर के रूप में डेवलप होते हैं। काफी ज्यादा वहां पर हमको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है कि पेशेंट बोलता है कि हमें इस पर्टिकुलर जो एरिया में उभार आ रहे हैं, बम्स डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा हमको पेन हो रहा है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, ज्यादातर व्यक्ति लीचेन प्लेनस के टिपिकल माइल्ड केसेस को दोस्तों वहां पर देखने को मिलता है। यानी वहां पर कई बार हमने देखा है दोस्तों, वहां पर घर पे ही वो लोग मैनेज करने की कोशिश करते हैं कई बार, और जब घर पे मैनेज करते हैं तो बहुत सारा उटपटांग काम करते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं। और आपको पता है दोस्तों, जब भी स्किन का लीजन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, स्कैली हो जाएगा दोस्तों, तो मेडिकल केयर के बिना अगर ये कंडीशन वहां पर डेवलप होती है ना, बहुत सीवियर पेन हो जाता है दोस्तों। पेन पेशेंट को पसंद नहीं आता, लेकिन इतना सीवियर पेन होता है दोस्तों, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इचिंग के रूप में हमारे सामने आता है दोस्तों। और यही वो समय होता है जब उसको कोई ना कोई ड्रग यानी मेडिसिन की आवश्यकता होती है। वहां पर उसको दोस्तों डेफिनेटली ड्रग के साथ के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होगी, यानी मेडिकल साइंस की वहां पर बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। यही कारण है दोस्तों, जब लीचेन प्लेनस डेवलप होता है दोस्तों, तब पेशेंट की बॉडी स्वयं के सेल या ये कहे स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर दोस्तों बाय मिस्टेक अटैक करने लगेगा। मतलब स्वयं की बॉडी, कोई दूसरा ऑर्गन नहीं आएगा, स्वयं की बॉडी वहां पर दोस्तों पर्टिकुलर अटैक करने लग जाएगी। और डॉक्टर ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है, अभी तक नहीं जानते दोस्तों। रिसर्च चल रही है, और रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं दोस्तों कि लीचेन प्लेनस किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि कोई बच्चा बच जाएगा या कोई बूढ़ा बच जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी भी एज में भी वहां पर होता हुआ देखा जा रहा है, किंतु यहाँ पर कुछ फैक्टर होते हैं दोस्तों, वही फैक्टर कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तियों में इस कंडीशन को डेवलप करते हुए देखा जाता है दोस्तों। जो स्किन लीचेन प्लेनस में वहां पर फॉर्म होती है दोस्तों, चाहे मेन हो या वुमन हो, दोनों में इक्वली वहां पर उत्पन्न होता है दोस्तों। किंतु अगर वुमन की बात करें दोस्तों, तो वुमन में ओरल फॉर्म के डेवलप होने के दोगुना चांसेस होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम इसी चीज को चिल्ड्रन में देखें दोस्तों, या ओल्डर एडल्ट में देखो, तो बहुत रेयरली डेवलप होता है। और मोस्ट कॉमन होता है दोस्तों मिडिल एज पीपल में। मिडिल एज के पीपल में मेन और वुमेन दोनों इक्वली अफेक्टेड होते हैं दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, जब यहाँ माउथ में या वेजाना में किसी भी प्रकार का इस प्रकार की कंडीशन डेवलप होती है, तो बहुत सीवियर इचिंग और सीवियर पेन के रूप में डेवलप होती है दोस्तों। अन्य बहुत सारे रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। जिस फैमिली के जो मेंबर
जिनको लीचन प्लेनस होता है, आप लोगों में से कई लोगों ने अभी, जैसे सर ने, महाराष्ट्र वाले सौदागर सर ने शायद कुछ मैसेज दिया था कि उनके यहाँ मदर को है दोस्तों। तो लीचन प्लेनस जब हेरिडिटरी कैरेक्टर में होता है ना, याद रखिएगा दोस्तों, ये वायरल डिसीज जैसे कि वहां पर हेपेटाइटिस सी के होने के कारण होता है। ज्यादातर केसेस में हेपेटाइटिस सी के बाद में कॉमन रूप से होने वो देखा जाता है दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा कि अगर किसी को कोई वायरल डिसीज हो, स्पेशली हेपेटाइटिस सी हो दोस्तों, उनमें बहुत कॉमन रूप से देखने को मिलता है। कुछ केमिकल के एक्सपोज होने के कारण भी, कुछ एलर्जेंस के कारण भी वहां पर दोस्तों वो एलर्जेंस इस रूप में एक्ट करता है कि वहां पर एलर्जेंस के कारण वहां पर एलर्जिक मैनिफेस्टेशन स्किन के ऊपर डेवलप होता है और वो टिपिकली लीचन प्लेनस के रूप में सामने आता है दोस्तों। कई बार ऐसा देखा गया है कि मॉडर्न साइंस, यानी अगर मैं ये कहूं कि एंटीबायोटिक्स, तो डेफिनेटली दोस्तों एंटीबायोटिक्स के जरूरत से ज्यादा सेवन के कारण जब हमारी बॉडी का इम्यूनिटी पावर लो होना शुरू होता है, तब भी बहुत कॉमन रूप से ये डिसीज होता हुआ देखा गया। चाहे आर्सेनिक ले लो आप, आर्सेनिक के ज्यादा सेवन से भी दोस्तों ये देखा गया है। गोल्ड, जो गोल्ड होता है दोस्तों, वो भी किसी तरह से अगर किसी को एलर्जिक करता है, आयोडाइड कंपाउंड्स अगर किसी को एलर्जी करते हैं, डायूरेटिक्स अगर किसी को एलर्जी करते हैं दोस्तों, कुछ प्रकार की डाइस के कारण भी आजकल होते हुए देखा जा रहा है दोस्तों। कुछ मेडिकेशंस होती है जो भी डायरेक्टली इस प्रकार से इंडिकेट करती है। तो ये सब कारण होते हैं। अभी कंफर्मेशन किसी चीज का नहीं है दोस्तों, नोबडी कैन श्योर कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये जरूर थ्योरीज के माध्यम से पता लगने लग गया है ये सब कारण है। चाहे एंटीबायोटिक्स ले लो, आर्सेनिक ले लो, गोल्ड ले लो, आयोडिक कंपाउंड ले लो, डायूरेटिक्स ले लो, कुछ प्रकार के डाइस के लेवल पर ले लो, कुछ मेडिकेशन के लेवल पर ले लो, ये सब का सब वहां पर इन्वॉल्व है दोस्तों, यानी इसके कारण होता हुआ देखा जा रहा है। तो जब ये सामने आ रहा है दोस्तों, तो जब सिम्टम आप देखोगे तो लीनच प्लेनस के, जब लीचन प्लेनस के साइन और सिम्टम आप देखोगे तो वो एरिया अफेक्टेड होता है दोस्तों। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि टिपिकल साइन और सिम्टम्स के लिए वो एरिया कितना सॉफ्ट कैरेक्टर है, यानी वहां पर अगर किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल कलेक्ट होता है, भाई सिंपल सी बात है, गुड़ रखोगे तभी तो मक्खियां भिन भिनाएगी ना, ऐसे तो होगा नहीं। तो हमारी बॉडी में भी कुछ पार्ट ऐसे होते हैं स्किन के जहां पर हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, और मॉइस्चर जो बना रहेगा ऐसे पार्ट पर कोई भी स्किन का इरप्शन बहुत तेजी से होता हुआ देखा जाएगा दोस्तों। इसीलिए जहां पर पार्ट ऑफ स्किन का कमजोर होता है वहां पर पर्पलिश बिल्कुल फ्लैट टैप्ड बम्प्स दोस्तों वहां पर डेवलप होते हैं। ज्यादातर प्राय आप देखोगे ना इनर फोरआर्म पे, इस रीजन पर, इनर फोरआर्म पर दोस्तों, वृष्ट के रीजन पर, या ये कहे एंकल के रीजन पर दोस्तों, वहां पर बहुत आसानी से डेवलप होते हुए देखा जाता है। लेकिन मैं कहूं दोस्तों, मैंने जो ज्यादातर केसेस देखे एंकल पर और कभी कभी एक्सटर्नल जेनाइटल पर दोस्तों डेवलप होते हुए देखा है। जितने भी एक्सटर्नल एरियाज होते हैं जेनाइटल के, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट होने के कारण वहां हमेशा नमी बनी रहती है दोस्तों, तो ऐसे एरिया पर बहुत ज्यादातर केसेस देखने को मिलते हैं। वहां पर ईचिंग होगा, ब्लिस्टर डेवलप हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और टूट जाने के कारण दोस्तों वहां पर स्कैब्स बन जाएगा, पूरा पर्टिकुलर स्कैब वहां पर निकलेगा जो क्रस्ट को फॉर्म करेगा, और ये क्रस्ट जब वहां से निकलता है ना, बहुत ज्यादा ईचिंग लेकर आता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जब किसी को लेसी व्हाइट पैचेस, बिल्कुल लुसलुसा लेसी व्हाइट पैचेस होगा दोस्तों, तो माउथ पर हो सकता है, चीक्स के अंदर के साइड हो सकता है दोस्तों, गम्स पर हो सकता है, लिप्स पर हो सकता है, या फिर ये कहें टंग्स पर हो सकता है। इन सारे पार्ट्स में दोस्तों टिपिकली आपको होते हुए दिखेगा कॉमन रूप से दोस्तों। और जब ये ऐसा होगा तो पेनफुल ओरल या वेजाइनल अल्सर वहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और जब पेनफुल ओरल या वेजाइनल अल्सर होंगे दोस्तों, तो बार बार अगर आप वहां पर किसी भी प्रकार के वेजाइनल सपोजिटरी या किसी भी चीज से आप ट्रीट कर रहे होंगे, वो क्योर नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल क्योर नहीं होगा, जब तक आप पर्टिकुलरली वहां पर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का, मतलब वहां का जो पीएच लेवल मेंटेन करने वाला आप पर्टिकुलर पार्ट यूज नहीं करोगे, केमिकल यूज नहीं करोगे, तब तक वो कंप्लीट क्योर नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए पेनफुल ओरल या वेजाइनल अल्सर जब डेवलप होता है ना, वहां पर गार्गल और यहाँ ल्यूको वेजाइनल वॉश, ये दोनों आप याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर A2C5G और यहाँ पर आपका ल्यूको वेजाइनल वॉश, वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि विद इन 5 to 7 डेज आपका लीचिंग प्लेनस का जो अल्सर है वो चला गया दोस्तों। हेयर लॉस, वहां पर आपको पर्टिकुलर जहां हेयर पे देखेगा वहां हेयर लॉस आपको देखने को मिल जाएगा। स्काल्प के रीजन पे डिस्कलरेशन हो जाएगा, यानी ब्लैक ब्लैक स्पॉट डेवलप हो जाएंगे दोस्तों। आप देखेंगे नाखून के एरिया पे नेल डैमेज हो जाएगा, या नेल डैमेज होने के साथ साथ नेल का लॉस होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और यही टिपिकली सिम्टम हमको लीचिन प्लेनस के लेवल पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। और यही कारण है जब ऐसे केसेस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम दोस्तों, तो सिम्टम के ऊपर डायग्नोसिस बेस्ड होता है दोस्तों।
आप जो सिम्टम देख रहे हैं, जो उसी सिम्टम के ऊपर डायग्नोसिस बेस्ड होता है। मेडिकल हिस्ट्री ले लीजिए आप, क्या आपके पेरेंट्स को तो नहीं है, अगर पेरेंट्स को है तो डेफिनेटली हेरिडिटरी है, अगर पेरेंट्स को नहीं है तो एक्वायर्ड है, यानी आपको डेवलप हो गया। फिजिकल मतलब आप जब एनालिसिस करते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो दोस्तों, तो उसके अनुसार आप वहां पर कहीं भी कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट डायग्नोस करा सकते हो। लेकिन मुझे उम्मीद है क्या हमारे ग्रुप के जितने भी डॉक्टर है जिन्होंने एक बार लीचन प्लेनस का पेशेंट देख लिया, वो कभी नहीं भूलेंगे, 100% लीचन प्लेनस के लेवल को मेंटेन करेंगे। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब लीचन प्लेनस एक बार डेवलप होता है तो आप अगर उसमें कॉन्फिडेंट है तो कोई बात नहीं, नहीं तो बायोप्सी जरूर कराइएगा दोस्तों। एक उस पार्ट का जो स्मॉल पीसेस है उस अफेक्टेड टिश्यू का ले लेते हैं और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराते हैं और वहां पर उस टिश्यू का कंप्लीटली एनालिसिस कराते हैं, ताकि लीचन प्लेनस के कैरेक्टर, जिसके जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उसके जो पैटर्न होता है डेवलप होने के, उसको आसानी से डिटर्मिनेशन किया जाए। लेकिन हमको पता है कि हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के बाद में हमेशा वायरल डिसीज के रूप में डेवलप होता है, तो हेपेटाइटिस सी की टेस्ट कराइए आप दोस्तों। इसमें हेपेटाइटिस सी का टेस्ट अगर पॉजिटिव मिलता है तो केवल हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट करने से वो ठीक हो जाएगा दोस्तों, जो कि संभवतः लीचन प्लेनस को ट्रिगर करने का काम करता है। इसीलिए हेपेटाइटिस सी का जब आप ट्रीट करते हो वो ठीक हो जाता है, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और इसीलिए जब एलर्जी टेस्ट की बात की जाएगी दोस्तों, तो जितने भी एलर्जिक स्पेशलिस्ट होते हैं या जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं दोस्तों, उसके द्वारा जितने भी स्किन पैचेस होते हैं उसकी टेस्टिंग डायरेक्टली की जाती है दोस्तों। वहां पर एजेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये कौन से एजेंट्स के कारण हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ये एलर्जिक कंडीशन डेवलप हो रही है दोस्तों। और ये यहाँ पर जो एलर्जिक कंडीशन हो रही है वो कहाँ एक्ट कर रही है, बॉडी में किस कंडीशन को ट्रिगर कर रही है, जब इस पूरी डिटेल को स्टडी कर लिया जाता है दोस्तों, उसके बाद ही पर्टिकुलर वहां पर डायग्नोसिस किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में सिंपल सा प्रोटोकॉल मालूम है दोस्तों, ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करना, ठीक है। अगर कोई भी डिसीज डेवलप हो रही है ऑर्गन के मेडिसिन को लेकर, वहां का ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर दीजिए, आपका पेशेंट क्योर हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप लीचन प्लेनस का ट्रीटमेंट देखते हो दोस्तों, तो यहाँ पर S5 चूंकि सुपरफिशियल लेवल पर डेवलप हो रहा, C4 वर्वन या वेन1G, जब यहाँ पर S5 C4 वेन1G को 2 ड्रॉप या 5 ड्रॉप आप जनरल टानी D6 में डाल के देते हैं दोस्तों, तो कंप्लीटली वहां पर स्किन के लेवल पर आपकी मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाकर लीवर के फंक्शन को बढ़ाकर प्यूरिफिकेशन को इंक्रीज करके दोस्तों वहां से इन्फ्लामेशन को दूर किया जाता है। ये पर्टिकुलर वहां पर काम करता है दोस्तों। दूसरा, नेचुरल टॉनिक में जब C15 वर्टुवाई को डालकर आप ऐड करते हो, तो आप मान के चलिए वहां से जितने भी कारण है उस इम्यूनोलॉजिकल कारण को आप वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हो। और वहां से जब वर्टुवाई के माध्यम से रिलैक्स दोगे तो डीप में अगर वहां पर गुड़ आएगा तभी तो मक्खी आएगी ना, आप गुड़ को ही हटा दो, वहां झाड़ू भी लगा दो, पोछा भी लगा दो। ये दोनों चीज ऐसी है दोस्तों जो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करके वहां पर जो उसको डेवलप होने की जो क्षमता है उसको ही हटा रहे हैं। तो जब वो हट जाएगा तो डेफिनेटली आपका पेशेंट कंप्लीटली क्योर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ये प्रोटोकॉल तीसरे नंबर का बहुत बढ़िया काम करता है दोस्तों। स्लास S2 C10 वर्टुवाई D4 में 20 ड्रॉप नाइट में दीजिए दोस्तों। ये मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं दोस्तों इसके। ये जब ऐसे केसेस में, स्किन डिसीज के केसेस में आप S2 स्लास C10 वर्टुवाई D4 में 10 ग्लोबल्स, मैंने आपको कहा है स्किन डिसीज में ज्यादातर कारण एब्डोमिनल डिस्टर्बेंसेस होता है, यानी वहां पर कॉन्स्टिपेशन डेवलप होना, डस्ट पार्टिकल साफ नहीं होना, वेस्टेज मेटल साफ नहीं होना। आप केवल इसको दे दीजिए, आपका पेट जैसे जैसे साफ होने लग जाएगा वैसे वैसे स्किन डिसीज डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। चौथा जो मेन प्रोटोकॉल है यहाँ पर, अगर आपको क्विकली रिजल्ट देखना है, L2 C5 F1W को 200 डाइल्यूशन में देख के देखिएगा दोस्तों। जितने बम्प डेवलप हो रहे हैं S1 L1 A3 F1 C5 W, अगर आप उसके लेवल पर जाओगे प्रोटोकॉल के लेवल पर, तो ये सबसे बेस्ट प्यूरिफिकेशन करेगा दोस्तों। तो वहां पर L2 C5 F1W को आपने दिया, पेन बंद, ईचिंग बंद, एलर्जी बंद, और वहां पर स्वेलिंग जो बम्प आ रहा है वो भी चला जाएगा, क्योंकि W इज स्पेसिफिक। अगर 200 डाइल्यूशन में दे रहे हो बहुत बड़ा स्पेसिफिक होता है, तो L2 C5 F1W को यहाँ दे रहे हो दोस्तों तो क्योर हो रहा है। फिर भी A2 F2 S5 C5 वर्टुवाई APP का दोस्तों D4 बनाइए और D4 बना के उस बम्प वाले एरिया में लगाइए जहां जहां लीचन प्लेनस डेवलप हो रहा है दोस्तों। उस पर्टिकुलर लीचन प्लेनस के लेवल पर आप जब अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम लेवल पर दोस्तों वहां पर इस प्रकार के केसेस को आप करेक्ट करने के काम करते हो दोस्तों। तो लीचन प्लेनस का ये मैंने पूरा प्रोटोकॉल बता दिया दोस्तों।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दोस्तों, हमारा पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की बात करें हम, डिसऑर्डर ऑफ हाइपोथैलेमस। दोस्तों कई सिंड्रोम्स इस लेवल पर आते हैं। जब हम हाइपोथैलेमस की पूरी स्टडी की है दोस्तों, अभी हमारा 1 महीने का और बचा है CNS दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं। यहाँ पर फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप बचा है, सेरिब्रम बचा है, सेरिबेलम बचा है, बेसल गैंग्लिया बचा है, ठीक है, और भी बहुत सारा CSF फ्लूइड बचा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बचा है दोस्तों। 1 महीने में हमारा कंप्लीट होगा, कोई बात नहीं, हम 1 महीने इसको लंबा करेंगे दोस्तों। जब हम हाइपोथैलेमस के डिसऑर्डर की बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर खास तौर से याद रखना है कि जब कभी भी हाइपोथैलेमस में किसी भी प्रकार का लीजन डेवलप होता है दोस्तों, लीजन हुआ, ट्यूमर्स हुआ, ठीक है, जब वहां पर किसी प्रकार का ट्यूमर हो गया तो इंसेफेलाइटिस और इस्चीमिया के कारण दोस्तों, इंसेफेलाइटिस क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा बिहार में बहुत डेवलप होता है, चमकी फीवर या इंसेफेलाइटिस के लेवल पर आप जाएंगे दोस्तों, तो वहां पर जब सिफिलिस होता है हमारा ब्रेन का, उस सिफिलिस पार्ट का इन्फ्लामेशन होना इंसेफेलाइटिस के रूप में देखा जाता है। इस्चीमिया के कारण, इस्चीमिया मतलब ब्लड की प्रॉपर वहां पर पूर्ति नहीं होना, तो जब ये 2 कंडीशन इंसेफेलाइटिस और इस्चीमिया के कारण बहुत कॉमन रूप से दोस्तों डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के लेवल पर लीजन उत्पन्न हो जाता है। और जब ऐसा किसी बच्चे में होता है तो डेफिनेटली इस हाइपोथैलेमस लीजन के कारण कई प्रकार के सिंड्रोम हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं दोस्तों। कई आपने नाम सुना होगा, आपने देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, कई लेवल पर आपने नाम सुना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो टिपिकली एक फीचर्स डेवलप होता है, और वो फीचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। वही फीचर हम लोगों को पूरा डायग्नोस कराता है कि हाँ यहाँ पर मेडिकेशन क्या सिलेक्ट करेंगे और वो मेडिकेशन यहाँ पर क्या काम करेगी। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना, ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, 5 पॉइंट्स है दोस्तों। जब कभी लेटरल, आर्क्यूएट या वेंट्रोमीडियल, ये क्या है दोस्तों, ये डॉर्सल है, और ये वेंट्रल और ये मीडियल पार्ट, ये वेंट्रल, ये लेटरल, ये डॉर्सल, ठीक है। तो ऐसे जगह पर दोस्तों जहां पर लेटरल दोनों साइड पर, आर्क्यूएट या वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई में जब इस प्रकार के लीजन डेवलप होते हैं दोस्तों, तो वो इन्वॉल्व होता है। और अगर आपको यहाँ पर ये चीज देखना है ना, आप डाइट के लेवल पर जाइए, आप तुरंत पता कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जब कभी लेटरल, आर्क्यूएट और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई में इस प्रकार का लीजन इन्वॉल्व होता है दोस्तों, तो आपको सीधा, मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो आपको समझने का है दोस्तों, सीधा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंसेस हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा इस चीज को कि यहां पर कभी इस पार्ट में अगर हाइपोथैलेमस के लीजन इन्वॉल्व हो जाता है दोस्तों, चाहे वो लेटरल में हो, चाहे आर्क्यूट में हो, या वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई के लेवल पर हो दोस्तों, सीधा कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये डिस्टर्बेंसेस हो जाएगा तो आपको पता है दोस्तों, बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिसीजेस डेवलप हो जाएंगे। यदि फैट मेटाबॉलिज्म कम होगा तो क्या होगा, ओबेस हो जाएगा, ठीक है, आपके सारे पार्ट्स पर फैट का डिपोजिशन मर जाएगा, आप देखेंगे फैटी लीवर जनरेट हो जाएगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएंगे। लेकिन मान लो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कम हुआ तो आदमी खूब खाने के बाद में भी दुबला होता चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके विपरीत अगर मान लो ज्यादा हो गया तो, ठीक है, ज्यादा हो गया तो भी उसके रिवर्स एक्शन वहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसीलिए ये सारी चीज आपको देखने की है कि जब हाइपोथैलेमस में इस प्रकार का लीजन डेवलप होगा तभी वहां पर कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या हम F2W को फॉरहेड पर लगाकर इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हाइपोथैलेमस के लेवल पर, या W का स्मेल देकर हम कंट्रोल नहीं कर सकते? आप थिंक कीजिएगा। मैंने 2 पेशेंट के ऊपर रिसर्च किया है दोस्तों, ज्यादा इस प्रकार के केस नहीं मिलते, लेकिन गांव में कुछ गरीब लोग आते हैं जिन पर हम प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं। मैंने 2 केस लिए थे दोस्तों, निःशुल्क, मैंने गायत्री मंदिर परिवार के ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क ट्रीटमेंट किया था, और दोनों केस को मैंने रिकवरी दिया है दोस्तों 70 to 80%। मैं हमेशा कहता हूं नर्वस लेवल पर पेशेंट इतना कोऑपरेट नहीं करेगा दोस्तों हम लोगों को, और जब कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग वहां पर आगे नहीं जा पाते दोस्तों, कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और जब भी प्रैक्टिकल करेंगे ना, जब भी पागलपंती करेंगे, जब भी बहुत कुछ सीखने को मिलती है।
तो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म लेवल को A2 F2 WE को, और साथ में दोस्तों केवल WE की स्मेल से मैंने करेक्ट करने की कोशिश की थी दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। दूसरा, जब एंटीरियर हाइपोथैलेमस फ्रंट की बात करें, यानी जहां से ऑप्टिक नर्व आती है, ऑप्टिक चाइज्मा आता है, और ऑप्टिक चाइज्मा के बाद में दोस्तों पूरा ऑप्टिक ट्रैक आता है, तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस और जो मैमेलरी बॉडी होती है दोस्तों, बताया था मैंने, एंटीरियर हाइपोथैलेमस और मैमेलरी बॉडी में अगर किसी प्रकार का लीजन डेवलप हो गया दोस्तों, क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, तब डेफिनेटली स्लीप का डिस्टर्बेंसेस हो जाता है दोस्तों। और जब ये कैरेक्टर डेवलप होता है तब भी क्या हम F2 W को और W की स्मेल से कवर नहीं कर सकते, आप ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्लियरली मैं बता रहा हूं आपको कि यहां पर एंटीरियर हाइपोथैलेमस और मैमुलरी बॉडी में कोई लीजन डेवलप हो जाएगा दोस्तों, और जब स्लीप का पैटर्न में डिस्टर्बेंसेस हो जाता है, और जब स्लीप का पैटर्न डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो आजकल तो हर आम आदमी को देखने को मिल रहा है, जो शहरी काम करते हैं, बहुत ज्यादा टेंस का काम करते हैं दोस्तों, आप में मेरे में कई लोगों को ऐसा देखने को मिल रहा है। हम डॉक्टर होते हुए भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हम डॉक्टर होते हुए भी देख रहे हैं हम टाइम पे खाना नहीं खा पा रहे, और उसके कारण बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्बेंसेस हो रही, और इन बायोलॉजिकल क्लॉक के डिस्टर्बेंसेस होने के कारण उसका लोड हम लोगों को आता है, हमको नींद नहीं आती दोस्तों। मैं पिछले 21 दिन से सफर कर रहा था, कल बहुत अच्छी नींद आई है मुझे दोस्तों। तो ये कारण होता है, हम लोग रीजन समझते हैं, और उस रीजन को समझने के कारण दोस्तों स्लीप का जब डिस्टर्बेंसेस हो जाता है उसको तुरंत, मैंने 3 दिन से कंटिन्यू F2 W को कंप्रेस कर रहा, फोरहेड पर, हाथ में, तलवों में, और साथ में W का स्मेल ले रहा था, मुझे कल बहुत अच्छी नींद आई दोस्तों। तो ये चीजें प्रूवन हम अपने आप पे भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी स्लीप में डिस्टर्बेंसेस आता है वो क्यों काम करता है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद है ये बारीकियां आपको आ रही है। एंटीरियर हाइपोथैलेमस मैमोरी बॉडी में अगर किसी प्रकार का लीजन आता है तो स्लीप में डिस्टर्बेंसेस होता है, ये हमारा मेमोराइजेशन में आ जाना चाहिए, और यही कारण है F2 W का आप वहां पर अप्लाई करते हो तो नींद आने लग जाती है, आप W को स्मेल देते हो तो नींद आने लग जाती है। हेडेक में भी बहुत जबरदस्त काम आपको इसका देखने को मिलेगा, तो ये पर्टिकुलर इस रीजन पर जाके काम कर रहा है दोस्तों। तीसरी बात, जब पोस्टीरियर बैक साइड में, यानी आप पूरा आप हाइपोथैलेमस से घूमकर ऑप्टिकल ट्रैक पीछे की तरफ जा रहा है दोस्तों, तो पोस्टीरियर, लेटरल और एंटीरियर न्यूक्लाई में किसी भी प्रकार का अगर लीजन आ जाता है दोस्तों, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, याद करिएगा दोस्तों, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन में दोस्तों डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक फंक्शन हमारी बॉडी के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है, और जब वो कंट्रोल करता है तो उसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, किसी भी चीज में आपको पता लग रहा है, हमारे पास ग्लैंडुलर रेमेडी है, ठीक है, हमारी जितनी भी मेडिसिन है, पॉजिटिव में दे देते हो सिक्रेशन बढ़ा देती है, नेगेटिव में देते हो तो सिक्रेशन घटा देती है, तो आप किसके माध्यम से कर रहे हो, आया माइंड में, आप कहां कर रहे हो, आपको सब पता है, लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि हम वहां पर नर्वस सिस्टम के लेवल पर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लेवल पर ग्लैंडुलर सिक्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो सिंपैथेटिक काम कर रहे हैं या पैरासिम्पैथेटिक कर रहे हैं, उस सिक्रेशन को घटा रहे हैं तो हम सिंपैथेटिक काम कर रहे हैं या पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहे हैं दोस्तों। ये लेवल हमको वहां पर जनरेट होता है, अर्थात हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लेवल पर भी वहां पर काम कर रहे हैं दोस्तों। हम पर्टिकुलर ऑर्गन के लेवल पर, जो लोकल ऑर्गन है, उस लोकल ऑर्गन की मेडिसिन ही हमको पता है, ये ऑर्गन पे ये मेडिसिन काम करेगी, उस मेडिसिन के साथ हम इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। आरी क्या करेगा, आरी क्या करेगा आपको पता है दोस्तों, बी क्या करेगा, सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, तो सिक्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। और अगर वाई जी को करोगे तो नेगेटिव रिलैक्स कर देगा। यही चीज हमको यहाँ पर सीखने का है दोस्तों। यानी अगर मान लो चौथा पॉइंट, वेंट्रोमीडियल या पोस्टीरोलेटरल पार्ट में, वेंट्रोमीडियल ये पोस्टीरोलेटरल मतलब बैक साइड में दोस्तों, तो ऐसी दोनों पार्ट पर अगर किसी भी प्रकार का लीजन होता है दोस्तों, तो वहां पर हम लोगों को इमोशनल मैनिफेस्टेशन के कारण शेम रेज डेवलप हो जाता है दोस्तों। यानी अगर मान लो कहीं पर वेंट्रोमीडियल या पोस्टीरोलेटरल पार्ट में किसी भी प्रकार का लीजन डेवलप हो गया, तो ये पार्ट करता क्या है, ये पार्ट इमोशनल मैनिफेस्टेशन करता है, यानी इमोशन से लिंक होता है दोस्तों। और यहाँ पर हम लोगों को रिवार्ड या पनिशमेंट सेंटर का लेवल हमने देखा था दोस्तों। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का कोई लीजन हो जाता है दोस्तों, तो डेफिनेटली शेम रेज डेवलप हो जाता है दोस्तों, पश्चाताप क्रोध के कारण आपको वहां पर देखने को मिलेगा। यानी डेफिनेटली वहां पर आपको इस प्रकार के सिम्टम्स आपके टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएंगे। इसी के बाद अगर मान लो पूरा मिडिल हाइपोथैलेमस का लीजन डेवलप हो गया दोस्तों,
और पूरा मिडिल पार्ट का हाइपोथैलेमस का लीजन जब होता है दोस्तों, तो आप मान के चलिए सेक्सुअल फंक्शन में डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। और जब सेक्सुअल फंक्शन में डिस्टर्बेंसेस आते हैं दोस्तों, तो आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ काम कर रहे हो, मोटर नर्व पे या सेंसरी नर्व पे दोस्तों? ठीक है, ये दोनों चीज आप देखिएगा, आप काम कर रहे हो सेंसरी नर्व के लेवल पर, और सेंसरी नर्व के लेवल से आप डायरेक्टली पूरी बॉडी के लेवल से सेंसेशन जहां भेज रहे हो। अभी हम पढ़ेंगे सेरिबेलम में, आपको पता चलेगा कि सेरिबेलम कितना बड़ा मास्टर माइंड होता है, मास्टर पीस होता है हमारी बॉडी का दोस्तों। उसको सब जगह के रीजन मालूम होता है, सब जगह का कैरेक्टर मालूम होता है कि कैसे पूरी बॉडी को कंट्रोल करना या नहीं करना दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रकार का लीजन जब मिडिल हाइपोथैलेमस रीजन में डेवलप होता है दोस्तों, मिड हाइपोथैलेमस रीजन में डेवलप होता है, तो सेक्सुअल फंक्शन में डिस्टर्बेंसेस होता है। और जब ये कैरेक्टर होता है तो क्या हम वहां पर पर्टिकुलर उस पार्ट को रिजनरेट कर सकते हैं, उस कैरेक्टर को वहां पर वापस ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं दोस्तों। मैं केवल और केवल पेशेंट का इंतजार कर रहा हूं। मेरे पास अभी तक इस प्रकार का कोई पेशेंट नहीं आया दोस्तों जिनको कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस रीजन से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट थी दोस्तों। हाँ, ये मेरे पास जरूर केसेस आए हैं जो ज्यादातर साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंस थे दोस्तों, और साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंस के लेवल पर दोस्तों मैंने केवल और केवल A2 F2 C5W को फोरहेड पर अप्लाई कराया, C3 का 1000 चलाया, S3 का 200 चलाया, साथ में S3 जनरल टॉनिक में या पावर बूस्टर में S3 C1WE या RE का प्रोटोकॉल चलाया दोस्तों। कंप्लीटली मैंने 3 या 4 महीने के लेवल पर मेरे सारे साइकोलॉजिकल पेशेंट को कंप्लीट क्योर कर दिया दोस्तों, और वो आज अच्छी जिंदगी जी रहे। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट्स है। वो यही बोलते थे कि सर आप फोरहेड पर लगाने को दे रहे हो, इससे क्या होगा? डेफिनेटली फर्क पड़ेगा दोस्तों, और 100% पड़ेगा। ये जब हम प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं तब हमको देखने को मिलता है। कई लोग ऐसे बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन करने के कारण बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं, सेक्सुअल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने लगता है दोस्तों। उसके कारण हमारे ब्रेन के लेवल पर डायरेक्टली अटैक होता है मिड हाइपोथैलेमस के लीजन पर दोस्तों। और जब ये बार बार हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर दिया जाता है, बार बार मैस्टरबेशन किया जाता है दोस्तों, तो सबसे पहला सिम्टम क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। आप देखिएगा पेशेंट बोलता है मुझे याद नहीं होता, मुझे कोई भी चीज याद नहीं रहती। ये लॉस ऑफ मेमोरी के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। दूसरा सिम्टम होता है पेशेंट की आंखें देखिए अंदर चली जाएगी। तीसरा पेशेंट होता है उसके गाल अंदर चले जाएंगे। और चौथा होता है दोस्तों उसका जो पेनिस बहुत रिलैक्स, कोल्ड और शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले कभी लॉन्ग साइज का रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का लेवल प्रभावित कर दिया जाएगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि हाइपोथैलेमस पर अटैक आ रहा है, और हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस के माध्यम से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, और उन हार्मोन्स के सीक्रेशन ना होने के कारण यहाँ पर हमको ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जब ये देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली दोस्तों जितने भी कारण मैंने ऊपर बताए, किसी न किसी लेवल पर दोस्तों एक या एक से ज्यादा फीचर के कारण जब वहां पर कलेक्शन ऑफ इन सिम्टम्स का होता है, और जब वहां पर इन ऑर्गन्स का कलेक्शन होता है दोस्तों, तब मैनिफेस्टेशन में जो प्रोमिनेंट रिजल्टिंग होता है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। आज के समय का सबसे बड़ी महामारी दोस्तों डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, डिस्ट्रोफिया, एडिपोसो जेनाटेलिस, ठीक है, एडिपोसो जेनाटेलिस, याद रखिएगा इस वर्ड को, डिस्ट्रोफिया ऑर्गन छोटे हो जाना दोस्तों, कालमैन सिंड्रोम, ठीक है, चौथा लॉरेंस मून बीएडी सिंड्रोम, ये सब नए नए सिंड्रोम निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। नार्कोप्लेक्सी, ठीक है, नार्कोप्लेक्सी बहुत कॉमन रूप से डेवलप हो रहा है दोस्तों, और कैटाप्लेक्सी। ये जो 6 कारण है दोस्तों, ये हाइपोथैलेमस के लेवल पर निकल के आ रहे हैं। और ये जो कारण है अगर आपने समझ लिया ना, तो मुझे उम्मीद की किरण नजर आ रही है हमारे ग्रुप में कि हम लोग बहुत सारी चीजों में प्रैक्टिकल अनुभव के माध्यम से, क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह बैठा हूं दोस्तों, आप लोग बड़ी बड़ी जो लोग बड़े बड़े जगह बैठे हैं और उनके पास इस प्रकार के केस आ रहे, छोटे मत, बिल्कुल छोड़िए मत। मैं गाइडेंस करने को तैयार हूं दोस्तों, मुझे चाहिए रिजल्ट। आप रिजल्ट लेकर आइए, फीडबैक आपको मिल जाएगा, उसका कहीं ना कहीं क्राइटेरिया का मतलब बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। तो डायबिटीज इंसिपिडस की सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये क्यों होता है हाइपोथैलेमस के लेवल पर। आपको पता है हाइपोथैलेमस थर्स्ट सेंटर को कंट्रोल करता है दोस्तों। तो डायबिटीज इंसिपिडस वो कंडीशन होती है दोस्तों जो यूरिन के थ्रू वाटर के लार्ज क्वांटिटी के एक्सक्रीशन के द्वारा कैरेक्टराइज होती है, और ये कहीं ना कहीं इसका लिंक हाइपोथैलेमस के माध्यम से हमको देखने को मिलता है।
तो जितना भी डायबिटिक इंसिपिडस का केसेस है, आपको F2W का प्रयोग फोरेट पर जरूर करना है दोस्तों। यही चीज बहुत हद तक डायबिटिक इंसिपिडस के लेवल में आपको कंट्रोल सेंटर में लेकर चली जाएगी दोस्तों। बस आपको उपयोग करना है, और अगर आपने टेक्निकली उपयोग करना चालू कर दिया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स, जो भी प्रोटोकॉल्स बन रहा है वो तो देना ही है, लेकिन A2 F2 C5W देना मत भूलिएगा दोस्तों। इसको प्रैक्टिकली आप वहां पर अप्रोच कीजिए, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की जितनी मेडिसिन होती है वो वहां पर पर्टिकुलर उपयोग करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों डिस्ट्रोफिया एडिपोसोजेनाटालिस। दोस्तों ये कंडीशन ओबेसिटी और सेक्सुअल जितने भी इन्फेंटिलिज्म होता है दोस्तों उसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है दोस्तों, जो कि डॉर्फिज्म के साथ एसोसिएटेड होता है। यदि ये कंडीशन ग्रोइंग पीरियड के दौरान उत्पन्न हो जाती है दोस्तों, तो इसको हम फ्रॉलिस सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ओबेस हो जाना और ओबेस होने के कारण सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म के द्वारा कैरेक्टराइज होना, यानी उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो छोटे हो जाना या अंडर डेवलप होना, और जब ये कैरेक्टर वहां पर होता है दोस्तों तो वो डिस्ट्रोफिया एडिपोसोजेनाटालिस के अंतर्गत आता है दोस्तों। और डेफिनेटली ये जो कंडीशन होती है ना दोस्तों, यहां पर डॉर्फिज्म के साथ एसोसिएटेड होती है, और डॉर्फिज्म मतलब ठिंगना, उसकी साइज कम हो जाना। और ये अगर मान लो ये कंडीशन उसके डेवलपमेंट पीरियड के दौरान, ग्रोइंग पीरियड चिल्ड्रन है और चिल्ड्रन के लेवल पर डेवलप हो गया दोस्तों, ग्रोइंग पीरियड के दौरान डेवलप हो गया, इसे हम बोलते हैं फ्रॉलिस सिंड्रोम। ये फ्रॉलिस सिंड्रोम के रूप में वहां पर डेवलप हो जाता है। साइज भी छोटा, बॉडी के ऑर्गन भी छोटे, जेनेटल ऑर्गन भी छोटे, मोटा हो रहा है लेकिन ऑर्गन छोटे हो रहे हैं दोस्तों। तो ये टिपिकली आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्ट हाइपोथैलेमस के लेवल पर देखने को मिलेगा दोस्तों। तीसरा होता है दोस्तों, रणबीर जी वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज, रणबीर चहल सर। जब हम कॉलमैन सिंड्रोम की बात करते हैं दोस्तों, तो कॉलमैन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है दोस्तों। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और जो हाइपोगोनेडिज्म के द्वारा कैरेक्टराइज होता है दोस्तों। यहां पर भी हाइपोगोनेडिज्म हो रहा है दोस्तों, जो कि एनोस्मिया, लॉस ऑफ ऑल्फैक्टिव सेंसेशन यानी स्मेल नहीं आना, ठीक है, या हाइपोस्मिया, डिक्रीज ऑल्फैक्टिक सेंसेशन के साथ में हमेशा एसोसिएटेड होता है। तो जब ये कंडीशन या तो कंप्लीट हो जाए लॉस या बिल्कुल घट जाए दोस्तों, उसके साथ हमेशा एसोसिएटेड होता है। इसे हम हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म भी कहते हैं दोस्तों। जब हमने इनफर्टिलिटी किया था तो इनफर्टिलिटी के समय में भी मैंने बताया था कि जब किसी प्रकार से हाइपोथैलेमस में कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है तो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस, चाहे वो ब्लड का हो चाहे नर्व का हो, एंटीरियर पिट्यूटरी का हो या पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, वहां पर प्रॉपर उसको स्टिमुलेट करने वाले या हाइपोथैलेमस पे बनकर वहां से पिट्यूटरी एक्सिस पर आकर वहां से सीक्रेट होने वाले जितने हार्मोन्स है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, और जब डेवलप नहीं हो पाते दोस्तों तो इसे हम हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म के रूप में जानते हैं दोस्तों, जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा जितने भी सीक्रेटेड गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं दोस्तों, जितने भी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी के कारण उत्पन्न होता है। तो जब आपको पता है कि हाइपोथैलेमस का काम है दूसरे पिट्यूटरी लेवल को स्टिमुलेट करना, यानी पिट्यूटरी के जितने हार्मोन्स हैं उनको स्टिमुलेट करना कि भाई आप जल्दी से ये काम दूसरी जगह जाकर करिए। तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन बना, पिट्यूटरी एक्सिस पर, पिट्यूटरी एक्सिस या ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से आया और वहां पर आकर उसको मैसेज किया भैया आपको ये काम करना है, और वहां से वो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन का सीक्रेशन जब हाइपोथैलेमस से बन ही नहीं रहा तो सीक्रेट कैसे होगा दोस्तों, और इसी डेफिशिएंसी के कारण वहां पर कॉलमैन सिंड्रोम डेवलप होता है दोस्तों। तो ये वहां पर हमको देखने को मिलता है दोस्तों। चौथी बात करते हैं हम दोस्तों, लॉरेंस मून बिडल सिंड्रोम। दोस्तों ये भी हाइपोथैलेमस का डिसऑर्डर होता है, मून फेस के द्वारा कैरेक्टराइज होता है, बिल्कुल चंद्रमा जैसा मून फेस हो जाता है दोस्तों, बहुत आंख गोलाकार, ठीक है, फेशियल काउंटर्स बोनी स्ट्रक्चर की हाइडिंग के द्वारा अराउंड होता है दोस्तों। जो बोनी स्ट्रक्चर होता है ना वो अंदर की तरफ हाइड हो जाता है, ठीक है, और यही कारण है दोस्तों जो ओबेसिटी को डेवलप करता है, ठीक है। वहां पर पॉलीडेक्टिलिज्म डेवलप होता है, यानी टोज फिंगर में से एक या ज्यादा फिंगर आपको देखने को मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा कैरेक्टर दोस्तों, ठीक है। ऐसे पेशेंट में कई बार 5 की जगह 6 उंगलियां, नीचे पांव में 5 की जगह 6 उंगलियां आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में ज्यादातर लोग मेंटल रिटार्डेशन या हाइपोगोनेडिज्म आदि के द्वारा कैरेक्टराइज होते हैं। यानी सब में आप देखो कि कहीं ना कहीं हाइपोगोनेडिज्म का कैरेक्टर देखने को मिल ही रहा है आपको,
क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट के माध्यम से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के रिलीजिंग का ब्लॉकेज हो गया, क्योंकि हाइपोथैलेमस का लीजन है, और हाइपोथैलेमस का लीजन हुआ तो मेंटल रिटार्डेशन, हाइपोगोनेडिज्म, ये सारे कैरेक्टर्स आपको लॉरेंस मून बिडल सिंड्रोम में देखने को मिलता है। तो फिर दोस्तों 5वें नंबर का नार्कोलेप्सी क्या हुआ दोस्तों? नार्कोप्लेक्सी या नार्कोलेप्सी की बात करें हम दोस्तों, तो नार्कोलेप्सी एक हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर होता है दोस्तों, जिसके साथ में एबनॉर्मल स्लीप पैटर्न होता है। जब भी कभी दोस्तों हाइपोथैलेमस में किसी भी प्रकार का एबनॉर्मल लीजन डेवलप होगा और उसके साथ में एबनॉर्मल स्लीप का पैटर्न होगा, यानी यहां पर स्लीप का सडन अनकंट्रोलेबल डिजायर का अटैक होता है दोस्तों, यानी अचानक पेशेंट बैठा बैठा ही सो गया, कंट्रोल नहीं कर पा रहा और वो बैठे बैठे ही सो गया दोस्तों, और पर्सन सडनली अस्लीप में फॉल हो जाता है दोस्तों, मतलब अचानक सोते सोते गिर जाएगा दोस्तों। और ये डे टाइम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि हम लोगों को नींद कब आती? नाइट में आती। डे टाइम में कहीं पर भी बैठा बैठा सो जाएगा, गिर जाएगा दोस्तों, उसको एहसास ही नहीं होगा कि मैं सोया हुआ हूं, ऐसे बेटा ऐसे सो जाएगा और गिर जाएगा, फट से नीचे गिर जाएगा दोस्तों। ये पूरा नार्कोलेप्सी के लेवल पर देखने को मिलता है, और इसी कारण दोस्तों स्लीप नॉर्मल स्लीप में रिसेंबलिंग हो जाती है दोस्तों। वहां पर आपको ऐसा लगेगा नॉर्मल स्लीप में आप चले गए, लेकिन जब स्लीप का ड्यूरेशन देखोगे दोस्तों बहुत शॉर्ट हो जाएगा। स्लीप का ड्यूरेशन ऐसा हो जाएगा, आपको जब सोना सो लो, जैसे कोई आवाज करी उठ गए, एकदम से उठ जाएगा, हड़बड़ा करे क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो स्लीप का पैटर्न होता है ना, बहुत शार्प हो जाता है, और यही कारण है दोस्तों फ्यू सेकंड से फ्यू मिनट्स या 20 मिनट की नींद हो सकती है, इससे ज्यादा उसको नींद नहीं आएगी दोस्तों, लेकिन बार बार आएगी दोस्तों। और नाइट में जब स्लीप होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, यानी डे में गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, डे में गड़बड़ हो रहा है, कुछ सेकंड में कुछ मिनट में मैक्सिमम 20 मिनट तक नींद आएगी, और शॉर्ट टाइम में बार बार आएगी दोस्तों उसको, लेकिन नाइट में पर्याप्त नींद आएगी, लंबे समय तक नॉर्मली नींद आएगी, जो हम लोग लेते हैं सेम नींद आएगी, किंतु ये प्राय दोस्तों डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसी के लिए दोस्तों जब यहाँ पर इस प्रकार का पैटर्न डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं इंसोम्निया, लॉस ऑफ स्लीप, ठीक है, इंसोम्निया का कैरेक्टर डेवलप होगा। तो दोस्तों अब मुझे बताइए कि जब इंसोम्निया डेवलप हो रहा है उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक आपको हाइपोथैलेमस में देखने को मिल रहा है। आप जनरल टॉनिक में D6 में S2Y को ऐड कर दीजिए आप, या C2-Ver1Y को ऐड कर दीजिए आप देखिएगा प्रोटोकॉल का रिजल्ट। आपको अगर हाइपोथैलेमस में किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नजर आ रहा तो C2 को ऐड करिएगा, आपको केवल इंसोम्निया नजर आ रहा तो S2 को यूज कीजिएगा। कभी कभी तो S2 को देने से, अगर मान लो किसी को घबराहट आ रही है, ठीक है, घबराहट आ रही है तो उसका कंट्रोल कहां पर होगा? हाइपोथैलेमस रीजन से होगा। आप केवल S2 की 5 ड्रॉप डाल दीजिए। यही काम अगर इंसोम्निया का लेवल है S2-Ver1Y के 5 ड्रॉप डाल दीजिए, या आपको लग रहा है कि हाइपोथैलेमस में कोई लीजन डेवलप हो गया है, C2-Ver1Y के 5 ड्रॉप डाल दीजिए। आप देखिएगा दोस्तों, इस चीज को प्रूफ कीजिएगा, इमीडिएट पेशेंट को इंसोम्निया के लेवल पर दोस्तों नींद आना शुरू हो जाएगा। कई बार हमने देखा है दोस्तों कि अगर किसी को 6ठा नंबर कैटाप्लेक्सी डेवलप हो जाए दोस्तों, तो ये कैटाप्लेक्सी हमेशा नार्कोप्लेक्सी के साथ होता है दोस्तों, यानी एसोसिएटेड इमोशन का सडन अनकंट्रोलेबल आउटब्रस्ट हो जाना, एकदम से बाहर सारा एक्साइटमेंट एकदम से बाहर निकल आना दोस्तों, यानी इमोशनल आउटब्रस्ट के कारण। जैसे किसी को बहुत ज्यादा क्रोध हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी को बहुत ज्यादा डर लग गया, शॉक लग गया, अरे यार वहां तो शेर आ गया था, वो नाइट में बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है, फियर हो गया। या किसी को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया, अरे मैं तो बिल्कुल 95% मार्क्स लेकर आया, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया, कभी कभी बहुत ज्यादा मुझे तो इतना पैसा मिल गया। एक्साइटमेंट के कारण दोस्तों बहुत सारी चीजें, पेशेंट का मस्कुलर वीकनेस डेवलप हो सकता है। ये पूरा कोऑर्डिनेशन जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हो जाता है दोस्तों, यानी वहां पर पेशेंट का मस्कुलर वीकनेस के साथ साथ कंप्लीटली एग्जिस्टेड हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीटली एग्जिस्टेड सिस्टम हमको वहां पर देखने को मिलेगा। और यही कारण है दोस्तों ये अटैक बहुत ज्यादा ब्रीफ होता है, और जो वहां पर कुछ सेकंड से लगाकर कुछ मिनट में वहां पर कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है, कभी कभी कुछ मिनट, कभी कुछ सेकंड में वहां पर देखने को मिलता है। और इसी कंडीशन में दोस्तों वहां पर कॉन्शियस लॉस नहीं होता, यानी वहां पर कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती दोस्तों, याद रखिएगा, लेकिन वहां पर एक्साइटमेंट के कारण बहुत ज्यादा मस्कुलर वीकनेस हो जाएगा, कंप्लीटली एग्जिस्टेड हो जाएगा, यानी पूरे शरीर में उसको ऐसी थकान मिलेगी कि वो बिस्तर पे जाकर लेट जाएगा, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा दोस्तों। और ये टिपिकली हमको कैटाप्लेक्सी के रीजन पर वहां पर कॉमन रूप से देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये टेबल प्रैक्टिस की बात है दोस्तों, जो हम टेबल प्रैक्टिस में कंटिन्यू देखते आ रहे हैं।
तो ये कॉमन चीजें होती है जो हम लोगों को टेबल प्रैक्टिस में यहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये जो छोटा सा चैप्टर था दोस्तों, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं सेरिबेलम की। जब हम सेरिबेलम की बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारी चीजें मुझे आपको बताना है सेरिबेलम के लेवल पर, लेकिन चूंकि समय अभी कम है इसलिए मैं आज आपको केवल एनाटॉमिकल इंट्रोडक्शन दूंगा। एनाटॉमिकल इंट्रोडक्शन के पहले मैं आपको केवल 3 चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, ओनली 3 थिंग्स सेरिबेलम के लेवल पर। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सेरिबेलम इतना मास्टरपीस होता है दोस्तों। कई लोग होते हैं ना, आप लोग देखो, मीठा मीठा बोलकर घुस जाते हैं और सारी चीज आपसे चुरा के निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कहां पर क्या हो गया। ठीक है, यही सेरिबेलम का काम होता है। इतना मास्टरपीस होता है दोस्तों कि बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई कैरेक्टर होता है ना, उसको पहले पता होता है। लिम्बिक सिस्टम जो होता है, पूरा लोकोमोटर सिस्टम होता है, उसका पूरा कंट्रोल सेंटर होता है सेरिबेलम के पास दोस्तों। कैसे होता है मैं आपको टिपिकली बताना चाह रहा हूं दोस्तों। डायग्राम दिख रहा है ना दोस्तों? ठीक है, तो मैं आपको सेरिबेलम का बताने के पहले दोस्तों इसका एनाटॉमिकल बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं। जब हम लोगों ने फिजियोलॉजी ऑफ पेन देखा था, तब हमने देखा था पूरी बॉडी के मस्कुलेचर से कोई भी सिम्टम्स जब आ रहा है, कोई भी नर्व का इम्पल्सेस आ रहा है दोस्तों, तो वो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थैलेमस, देन सेरिबेल कॉर्टेक्स के पास जाता है। ठीक है, तो वहां पर सेरिबेलम जो होता है दोस्तों, ये एकमात्र मास्टरपीस ऐसा होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई काम हो रहा है तो भी उसको पहले पता लग जाएगा, अगर ब्रेन में कोई काम हो रहा है तो भी इसको पता लग जाएगा। यानी कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है वो 3 लेवल पर कंट्रोल जो सिस्टम होता है पूरी बॉडी का, वो सेरिबेलम के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रोएनसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन और रोम्बेडोसिफेलॉन, ये 3 पार्ट वहां पर दोस्तों ब्रेन के आपको देखने को मिले थे। तो यहाँ पर जो रोम्बेडोसिफेलॉन होता है वहां पर सेरिबेलम का निर्माण होता है, वहां पर सेरिबेलम डेवलप होता है दोस्तों। जब सेरिबेलम डेवलप होता है तो स्पेशली अगर हम कंक्लूजन के रूप में बात करें, केवल 3 चीज बताएं हम कि सेरिबेलम 3 मेन काम बता दो, ऐसे तो बहुत सारे काम है उसके, बहुत सारे काम है, लेकिन सेरिबेलम को जब याद किया जाता है तो केवल और केवल 3 लोगों के कारण, 3 कामों के कारण किया जाता है। सबसे पहला होता है टोन। ठीक है, सबसे पहला काम होता है टोन, यानी पूरी बॉडी की जो मसल टोन होती है दोस्तों, पूरी बॉडी के वर्क में जो टोन होता है, जो सिस्टम होता है, वो किसके द्वारा जनरेट होता है? वो सेरिबेलम के कारण जनरेट होता है। सेरिबेलम का मेन काम होता है बॉडी के टोन को मेंटेन करना। पूरी बॉडी के टोन को जब मेंटेन कर दिया जाता है दोस्तों, तो हमारी बॉडी नेचुरल प्रोसेस करती रहती है, लगातार वर्क करती रहती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिलता। जैसा हम चाह रहे हैं वैसा काम हमको कंटिन्यू देखने को मिलता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, पर्टिकुलर यहाँ पर इस प्रकार के लीजन जब कहीं डेवलप होता है तो हमको तुरंत पता लग जाता है बॉडी में कि वहां पर कोई लीजन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा टोन को मेंटेन किसके माध्यम से करोगे? हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों फिजियोलॉजी ऑफ पेन के लेवल पर, हमें पता है हमारी आंखों के देखने से, हमारे आंखों के माध्यम से डायरेक्टली ब्रेन को मैसेज चला जाता है, और ब्रेन को मैसेज चला जाता है तो ऐसे कैसे जा रहा है भाई? ठीक है, आपको कोई चोट लगी तो चोट लगने के माध्यम से अफ्रेंड और इफ्रेंड चैनल के माध्यम से आपके ब्रेन को पता लग रहा है। ठीक है, और उसको पता लग रहा है ना, तो उसके साथ साथ एज वेल एज सेरिबेलम को पता लग रहा है, और सेरिबेलम उस चीज को, आपको देखो कैसे एकदम से पोस्चर को आप वहां से हटा लेते हो दोस्तों। ठीक है, अगर मैं कहूं मुझे पता है ये मेरी नाक है, ये मेरी आंख है, मेरे कान है, मुझे कान मरोड़ना मैं मरोड़ लूंगा, दूसरे का मरोड़ना उसका भी मरोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि चलो ठीक है मैं आंख बंद करता हूं, आप मेरे सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, अब खड़े हो जाओ तो आप सामने तो हो गए, लेकिन कितनी दूर खड़े हुए मुझे मालूम है क्या? नहीं ना, मैंने आंखें बंद कर रखी है। क्या आंखें बंद करे हुए मैं आपकी नाक छू सकता हूँ क्या?
मुझे कैसे पता आपकी नाक कहाँ है? ठीक है ना। तो ये कैरेक्टर होता है दोस्तों, यहाँ पर सेरिबेलम इन कैरेक्टर्स के माध्यम से सारे फंक्शन को जनरेट करता है, टोन को जनरेट करता है। मेरा हाथ यहाँ पर है, मैं उंगली दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, तो ये मुझे मालूम है, आपको मालूम है क्या? ठीक है, आप कहाँ से देख रहे हो? आंखों से देख रहे हो ना। अगर आंखें बंद कर लोगे तो आपको मालूम है मैं क्या दिखा रहा हूं। मैं आपको क्या दिखा रहा हूं पता है? आंखें बंद करने के बाद आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं आप आंखें खुले हो तो आपको दिख रहा है कि मैं आपको 5 उंगली बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि सेरिबेलम यहाँ पर टोन को निर्माण करता है। सबसे पहला काम होता है टोन, दूसरा होता है पोस्चर एंड बैलेंस। याद रखिएगा, पोस्चर एंड बैलेंस। तो दोस्तों जितनी भी कंडीशन किसी भी कारण में किसी भी पेशेंट के लेवल पर किसी का पोस्चर सही ढंग से नहीं पड़ रहा है, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, ठीक है, लिगामेंट जॉइंट्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, तो पोस्चर और बैलेंस को, दूसरा काम होता है पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करना, और तीसरा काम होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन करना। तो अब मुझे बताइए दोस्तों, ऐसी कोई सी भी डिसीज, आप में दिल में हाथ रख के आप सोचिएगा कि इसके पहले हम लोगों को ये चीज पता थी क्या, है ना। दूसरी बात, अब आपको पता लग गई तो छोड़ना नहीं है दोस्तों, इसको पकड़ के बहुत आगे जाना है। तो आपको याद रखना है, बॉडी के पूरे टोन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, पूरे पोस्चर और बैलेंस में कोई प्रॉब्लम आती है, इवन मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? सेरिबेलम। आपको पता होना चाहिए कि सेरिबेलम में अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो डेफिनेटली इस प्रकार के सेरिबेलम के फंक्शन को करेक्ट करके ही हम वहां पर इस पूरी प्रॉब्लम को दोस्तों करेक्ट कर सकते हैं। यही कारण है दोस्तों, जब इस प्रकार के कैरेक्टर को जनरेट करेंगे तो हमें हर प्रकार के प्रोटोकॉल्स को यहां पर देखने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये काम हो रहा है, ठीक है। आपको मैं सिंपल सी बात करूं, जनरल टॉनिक इज ए बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी टाइप ऑफ सेरिबेलम डिसीज। अगर आप वहां पर किसी भी लेवल पर कैंसरस ग्रुप की पर्टिकुलर मेडिसिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐड कर देते हो दोस्तों, ये डायरेक्टली वहां पर जाकर पार्किंसोनिज्म को करेक्ट करने का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि डायरेक्टली लिंक होगा दोस्तों। कैसे लिंक होगा, ये कैसे हम बता सकते हैं भाई कैसे लिंक हो रहा है दोस्तों? केवल आप एनाटॉमिकल पार्ट और उसके हल्के से फंक्शन को अगर समझोगे, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जब हम कल डिटेल पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर ले, ठीक है, इसके पर्टिकुलर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, ये ब्रेन का पार्ट है, प्रोजेंसिपिलन, मेसेंसिपिलन, ठीक है, और ये आपका रोम्बेंसिपिलन, ये नीचे के पार्ट। तो यहाँ पर जो लेटरल साइड में होता है दोस्तों, लेटरल साइड में, ये लेटरल साइड में दिख रहा है आपको, ठीक है, ये लेटरल साइड में जो होता है दोस्तों वो सेरिबेलम होता है, ठीक है। तो ये जो सेरिबेलम होता है दोस्तों लेटरल साइड में, ब्रेन के बैक साइड में, यानी ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट में दोस्तों बैक साइड में स्थित होता है। और सेरिबेलम का मेन काम, जब लोडिंग के लेवल पर आपने देखा, टोन, ठीक है, पोस्चर एंड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, जब ये आपने देखा दोस्तों तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये देखने को मिला। लेकिन पार्ट की बात करेंगे तो सिंपल से टेक्निक से आप पार्ट डिवाइड कर सकते हो दोस्तों, और यही पार्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं सेरिबेलम की, तो सेरिबेलम को दोस्तों एनाटॉमिकल एज वेल एज फंक्शनल, फिजियोलॉजिकल दोनों भागों में डिवाइड किया गया है,
ठीक है, दोनों भागों में डिवाइड करता है। और जब दोनों भागों में डिवाइड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जब यहाँ टून, पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट की बात आ रही है दोस्तों, तो ये सिंपल सा आप स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद मैं क्लियर करता हूं आपको दोस्तों कि ये पूरी बॉडी के लेवल को कैसे कंट्रोल करता है। अगर आपको वो समझ में आ गया ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना सीख जाओगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो 3 लोब होते हैं ये एनाटॉमिकल होते हैं दोस्तों। एनाटॉमिकल लोब में जब एंटीरियर यानी कि फ्रंट में जो सामने की तरफ दिखा है उसको हम एंटीरियर लोब बोलते हैं। जो पीछे के साइड बड़ा पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। लेकिन जो एक छोटा सा पोर्शन होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं फ्लोक्युलो नोडुलर लोब। ये जो फ्लोक्युलो नोडुलर लोब होता है ना दोस्तों, प्रीमेटिव स्टेज में होता है। और प्रीमेटिव स्टेज में, प्रीमेटिव एरिया के रूप में जो होता है दोस्तों, ये मेन काम करता है बैलेंस के रूप में दोस्तों। ये बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसीलिए दोस्तों इसको हम प्रीमेटिव सेरिबेलम क्या कहते हैं, प्रीमेटिव सेरिबेलम या आर्ची सेरिबेलम एरिया के रूप में जानते हैं दोस्तों। और यही टिपिकली वहां पर पूरी बॉडी के लेवल पर बैलेंस का काम करता है। तो जब आप एंटीरियर पोस्टीरियर इस लेवल को जान रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये पता है कि छोटा सा एरिया है लेकिन कितना बड़ा काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम सेरिबेलम को स्टिमुलेट कर लें तो आप मान के चलिएगा आप बहुत सारे कारण को वहां पर जनरेट करते हो दोस्तों। यही कारण है जब पर्टिकुलर आप सेरिबेलम के स्ट्रक्चर को डिवाइड करेंगे दोस्तों, जब आप वर्टिकली, ये एनाटॉमिकल हमने देखा, एंटीरियर, पोस्टीरियर और फ्लोक्युलो नोडुलर लोब। लेकिन अगर आप दोस्तों इसको आप फिजियोलॉजिकली डिवाइड करेंगे, ये डायग्राम बताने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने ये डायग्राम को समझ लिया ना तो आप मान के चलिए आपको ये पता लग जाएगा कि शोल्डर के एरिया में किसी प्रकार के प्रॉब्लम है, आपके बैक में कोई प्रॉब्लम है, आपके हिप रीजन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका डायरेक्ट लिंक इन पर्टिकुलर पार्ट से होता है दोस्तों। इन पर्टिकुलर पार्ट के लीजन से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप जब इसको वर्टिकली आप देख रहे हो, वर्टिकली आप जब इस सेरिबेलम को देख रहे हो दोस्तों, तो इस सेरिबेलम का जो ये बीच वाला रेडिस पार्ट है जो मैंने बनाया है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं वर्मिस। ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं वर्मिस। और ये जो दोनों पार्ट हैं जो साइड के लेटरल दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सेरिबल हेमिस्फीयर। नाम आपने सुना होगा। ये वर्मिस 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, दोनों लेटरल पार्ट को हम बोलते हैं दोस्तों सेरिबल हेमिस्फीयर। और पर्टिकुलर जब सेरिबल हेमिस्फीयर के लेवल पर होता है तो ये जो साइड में जो पोर्शन होता है ये भी सेरिबल हेमिस्फीयर का पार्ट जरूर होता है दोस्तों, लेकिन ये एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको हम नाम देते हैं दोस्तों पेरावर्मल एरिया। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है ये कल फंक्शन जब समझेंगे, जब हम पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको केवल पार्ट समझा रहा हूं एनाटॉमिकली। ये फिजियोलॉजिकली हमने इसको डिवाइड किया, पहला सेंट्रल पॉइंट वर्मिस का,
दोनों साइड में जो लेटरल साइड हुआ वो सेरिबल हेमिस्फीयर, और सेरिबल हेमिस्फीयर का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम पेरावर्मल एरिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर इंटरमीडिएट जोन्स होते हैं और ये इंटरमीडिएट जोन दोस्तों डिस्टल पार्ट ऑफ लिंब को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, जो प्रिमिटिव एरिया होता है दोस्तों, जो बैलेंस से रिलेटेड, ये जो प्रिमिटिव एरियाज होते हैं दोस्तों ये बैलेंस से रिलेटेड होते हैं। इसका डायरेक्टली लिंक हमको दोस्तों बैलेंस के रूप में देखने को मिल रहा है और ये बैलेंस से रिलेटेड होता है। और इसीलिए दोस्तों जब आप पर्टिकुलर किसी रीजन के स्टडी आप यहाँ पर करेंगे तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये कैसे कंट्रोल करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर टिपिकली देखिए आप, ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है इसका डायरेक्टली लिंक आपको देखने को मिलेगा। और वो डायरेक्टली लिंक दोस्तों कैसे रहेगा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया दोस्तों, ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है आपके हेड, आपके नेक, आपके एक्सिल रीजन, आपके जो सर्वाइकल रीजन, इसको कंट्रोल करता है डायरेक्ट। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये डायरेक्ट आपके इस एरिया को कंट्रोल कर, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको पूरा डायग्रामेटिक बताऊंगा। दूसरा, यहाँ नीचे उतरिए, ये नीचे दोनों हाथ के अपर लिम्स, ये जो अपर लिम्स होते हैं ये अपर लिम्स को कंट्रोल करता है दोस्तों। और नीचे उतरिए, ये आपके बैक साइड के बैक को कंट्रोल करता है। और नीचे उतरिए, ये लोअर लेग्स को कंट्रोल करता है। और ये जो एरिया होता है दोस्तों, ये आपका जितना भी डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स होता है, इवन हिप रीजन को कंट्रोल करने का काम करता है दोस्तों। तो जब आपको ये मालूम है कि जब सेरेबेलम का काम 3 होता है, टोन, आपका पूरा पोस्चर एंड बैलेंस, तीसरा कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, तो डेफिनेटली दोस्तों इसको हम बोलते हैं इप्सिलेटरल। आपने मेडिकल अगर टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, ऊपर से नीचे आना, उसको बोलते हैं इप्सिलेटरल। यानी ये पूरा इप्सिलेटरल कंट्रोल करता है दोस्तों सेरिबेलम। यानी यहाँ पर कहीं पर भी आपके हेड से लगाकर आपके हिप रीजन तक, लोअर लिम्स तक अगर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को जनरेशन मिलता है, उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने का काम करता है सेरिबेलम। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों सेरिबेलम को पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहती है और यही इंफॉर्मेशन के लेवल को मेंटेन करके दोस्तों सारे फंक्शन को ये जनरेट करता रहता है। और यही कारण है दोस्तों, जब टिपिकली इस प्रकार के फंक्शंस को हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको समझ में आती है। आप शोल्डर को ले लो, ठीक है, आप ट्रंक के ले लो, आप हिप एरिया को देख लो दोस्तों, ये सेरिबेलम उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। यदि कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे पहले एक्सियल मस्कुलेचर, मतलब ये रीजन, एक्सियल मस्कुलेचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो ये डायरेक्टली मोटर नर्व के माध्यम से जुड़ा होता है। यानी मोटर नर्व का जो फाइन मूवमेंट होता है दोस्तों, वहां पर अगर वो फाइन मूवमेंट डिस्टर्बेंसेस हो जाता है दोस्तों, उसका कहीं ना कहीं सीधा लिंक पैरावर्बल एरिया में होता है दोस्तों। ये जो मैंने वर्मल पार्ट, ये जो पैरावर्मल एरिया मैंने जो बताया ना, ये जो पार्टिकुलर एरियाज बताए, ये पैरावर्मल एरिया में पूरा उसका क्षेत्र होता है। यदि मिडिल या फिर लेटरल पार्ट में कोई लीजन होगा दोस्तों, याद रखिएगा, अगर मिडिल पार्ट में तो सेंट्रल पूरा, लेकिन लेटरल पार्ट में तो हमारे लिम्स, अपर लिम्स और लोअर लिम्स भी वहां पर हमको देखने को मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों जब वहां पर फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियरली जनरेशन मिलेगा कि यहाँ पर वेस्टिबुलो सेरिब्रल, यानी यहाँ पर 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, वेस्टिबुलो सेरिबेलम, दूसरा कॉन्टो सेरिबेलम यानी कार्टिकोड, ठीक है, कॉन्टो सेरिबेलम, और तीसरा मिलेगा स्पाइनो सेरिबेलम, यानी एक पार्ट जो वहां पर सेरिबेलम को वेस्टिबुल से जोड़ रहा है, दूसरा पार्ट वहां पर कॉन्टो पार्ट जो कि सेरिबेलम को जोड़ रहा है, और तीसरा पार्ट स्पाइनल जिससे डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड लिंक हो रहा है दोस्तों। तो ये 3 पार्ट आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिंक होते हुए देखने को मिलता है। और यही कारण है कई बार आपको छोटी छोटी टिप्स आपको देता हूं दोस्तों। अगर हम यहाँ पर छोटा सा टिप्स देखें, ठीक है, आप यहाँ पर छोटी छोटी चीजें को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। डायग्राम दिख रहा है ना, मान लो यहाँ पर एक चीज हुई,
हमने ये समझ लिया ये कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे इच्छा हो रही कि भाई कोई भी मैसेज को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। आपकी इच्छा हो रही कि नहीं मुझे चाय पीना है, ठीक है, इच्छा हुई, ये मैसेज कहाँ गया, ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट में गया, ठीक है, यहां पर गया, यहां पर गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ में डायरेक्टली यहां से सेरेबेलम में भी गया दोस्तों, ठीक है। ये सेरेबेलम कोऑर्डिनेशन का काम करता है। आपका ये चाय रखी हुई है, ये आपकी लस्सी रखी हुई है, ये पानी का गिलास रखा हुआ है, ये खाना खाना है, आपको कैसे पता है दोस्तों, ठीक है, आपको पता है, दिख रहा है कि हाँ ये थाली लग गई है, मुझे खाना खाना है। तो यहां पर आप सोचेंगे ना, यहां सोचेंगे तो सेंसेशन यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है और यहां से यहां भी जा रहा है, यानी सेरेबेलम को भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सेरेबेलम पूरी बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार है। तो उस कोऑर्डिनेशन के लेवल पर आप यहां सोच रहे हो और वो वहां पर पूरा मैसेज आपको मिल रहा है, यानी ब्रेन में जो हो रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेजन से, वहां से सेरेबेलम को भी ये मैसेज प्राप्त हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर ये मैसेज मान लो आगे गया, यहां पर भी गया, यहां पर भी गया, यहां पर भी गया, तो डेफिनेटली दोस्तों यहां पर मैसेज जाने के बाद ये डायरेक्टली यहां पर आया और पर्टिकुलर मसल्स के लेवल पर गया, ठीक है। यहां पर ये पूरा कंप्लीट हो गया, यहां से ओके होकर यहां पर गया और यहां से मैसेज आया, हाँ ठीक है खाना की थाली लग गई है, चाय आपकी तैयार है, कप उठाओ और चाय पियो, या खाना तैयार है खाना खाओ। ये यहां से सेंसेशन ब्रेन के लेवल पर गया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर गया, लेकिन एज वेल एज यहां पर टर्न होकर दोस्तों यहां पर मैसेज सेरेबेलम के पास भी आया और यहां से डायरेक्ट जब यहां पर पूरा सेंट्रल पॉइंट से वहां पर पेरिफेरल मोटर नर्वस सिस्टम के माध्यम से जब यहां पर मैसेज गया, तो मैसेज जाने के बाद में दोस्तों एज वेल एज साइमल्टेनियसली यहां से मैसेज वापिस आकर दोस्तों सेरेबेलम के पास गया। यानी आपको केवल इतना ध्यान रखना है, सेरेबेलम जिस प्रकार से सेरेब्रम के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है, पूरी बॉडी के पोस्चर के लेवल पर भी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, यानी पूरी बॉडी के काउंटर पार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आप सोचिए दोस्तों कि जब दोनों सिस्टम, यानी यहां पर आप सोच रहे हो, वो सोची हुई चीज भी सेरेब्रम को पता चल रही है, सेरेबेलम को, तो ये जो कंट्रोल पार्ट होता है पूरी बॉडी के टोन, मस्कुलर पोर्शन, मूवमेंट, सब चीज को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहां पर आपको ये देखने को भी मिल रहा है कि पूरी बॉडी से मसल्स हो, लिगामेंट्स हो, जॉइंट्स हो, यहां पर जो भी सेंसेशन ब्रेन को जा रहा है वो वहां से उसके अलावा सेरेबेलम को भी जा रहा है। यानी एक चीज में डायरेक्टली यहां पर दोनों का कोऑर्डिनेशन करने का काम सेरेबेलम कर रहा है। यानी एक मास्टरपीस होता है और मास्टरपीस होकर सेरेब्रम एज वेल एज बॉडी के बीच में जो मूवमेंट होता है उसको कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो अगर मान लो हम लोग सेरेबेलम के लेवल को भी टच कर जाएं, तो हम सेरेबेलम के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जॉइंट्स के पेन को, दिख रहा है, जॉइंट्स के पेन को, मूवमेंट को, पैरालिसिस सिस्टम को हम कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां और यहां दोनों के कोऑर्डिनेशन हमने बैलेंस कर दिया है। तो एक आपको लग रहा है यहां पर मोटर सिस्टम है और एक आप लोगों को लग रहा है यहां पर सेंसरी सिस्टम है दोस्तों। तो आपको दोनों चीज देखना, मैंने इसीलिए कहा था पैरालिसिस के लेवल पर जब आपको काम करना है तो आपको दो चीज देखना पड़ेगा दोस्तों, दो चीज देखना पड़ेगा। पहला आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्रेन के माध्यम से जब चैनल यहां से आ रहा है मोटर नर्व का दोस्तों, तो आपको मालूम है दो चीज चल रही है, एक हो रहा है इफ्रेंट और एक हो रहा है अफ्रेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से बॉडी से क्या जा रहा है ब्रेन के पास और ब्रेन से यहां पर क्या आ रहा है, एफ्रेंट और इफ्रेंट। ये दोनों चैनल यहां पर कोरिलेट करते हैं और उनको कंट्रोल करता है सेरेबेलम। यानी उसको ये भी पता चल गया कि ब्रेन से जो सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मेरी नाक में खुजली आ रही, मेरे सिर पे खुजली आ रही, ठीक है, ये मैं सोच रहा हूं और मैं कर रहा हूं, लेकिन मुझे क्या मालूम तुमको खुजली आ रही, ठीक है, और तुम बोलोगे लो मेरे को खुजाल दे यार, ठीक है, तो आप आंखें बंद करके तो खुजाल नहीं सकते हो, आप आंखों से देख रहे हो तो आप पूछोगे भी कहाँ खुजली आ रही, वहां मैं खुजाल सकता हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब तक कोऑर्डिनेशन के लेवल पर आप नहीं जाओगे आपको नहीं पता लगेगी। और यहाँ पर सेरेबेलम क्लियर कट मास्टरपीस है दोस्तों, जो डायरेक्टली ब्रेन के लेवल पर क्या चल रहा है उसको प्राप्त हो रहा है, उसको बराबर सूचना प्राप्त हो रही है मोटर सप्लाई के माध्यम से, एज वेल एज वहां पर बॉडी में क्या चल रहा है उस बॉडी से भी एक एक्स्ट्रा चैनल के माध्यम से यहाँ पर पूरा मैसेज पता चल रहा है दोस्तों। यानी एक मैसेज सीधा ब्रेन में जा रहा है जो इफ्रेंट चैनल के माध्यम से और अफ्रेंट चैनल के माध्यम से, तो वहां पर जितने भी मैसेजेस होंगे वो ब्रेन में भी जाएंगे एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, लेकिन यहाँ पर भी डायरेक्टली देखने को मिलेगा। और यही कारण है दोस्तों जब
सेरिबेलम की बात आएगी तो जो आउटर कॉर्टेक्स होता है दोस्तों वो ग्रे मैटर का बना होता है, जो इनर कॉर्टेक्स होता है दोस्तों वो स्पेशली व्हाइट मैटर का बना होता है। और जब ये पोर्शन इस प्रकार से काम करता है तो जिस प्रकार से सेरिबल कॉर्टेक्स होता है उसी प्रकार से दोस्तों वहां पर हमको सेरिबेलम के एरिया को भी स्टडी करना पड़ेगा। तो आज हमने जो बात करी दोस्तों वो एनाटॉमिकल कनेक्शन की बात करी, ठीक है। जब हम फिजियोलॉजिकल कनेक्शन के बारे में जानेंगे तब हमको बहुत सारी मेडिसिन, आप में से कई लोग डायरेक्टली मुझे बता देंगे कि यह मेडिसिन यहां पर डायरेक्टली काम करेगी। उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम यही रखते हैं। उम्मीद है थैंक यू सर। ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा, बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत डीपली, बहुत क्लियर सर। सर इनर पार्ट ग्रे मैटर है सर, फोर इनर वाइट, इनर व्हाइट मैटर, वाइट इनर वाइट, आउटर ग्रे। आपको कल बताऊंगा मैं। आउटर पार्ट होता है आपका जो ग्रे मैटर का बनता है और इनर पार्ट जो होता है व्हाइट मैटर का बनता है। जब हम इनके चैनल्स कल जोड़ेंगे ना, मैं आपको कुछ डायग्राम डालूंगा, आप वो डायग्राम के स्टडी करके आना। ये वाला डायग्राम हमको बहुत तेजी के साथ समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है सर। सर यस सर, थैंक यू सर। लिचन प्लानर्स का सर दो पेशेंट को रिजल्ट आया सर पहला, लेकिन उनमें 4 महीना मैं दिया सर, ऐसी है आप बताए थे ना सर, वैसी थोड़ा अलग अलग है थोड़ा, लेकिन वैसी है सर। लेकिन मेरे को वो डॉग्स नहीं जा रहे सर, ब्लॉक स्पॉट्स नहीं जा रहे सर, वो 6 महीने के बाद भी 5 महीने के बाद भी वो नहीं जा रहे। 1 महीने से उनको रिजल्ट आ गया पूरा, अभी 100% रिजल्ट है सर। उनको नया नहीं आ रहा है और उसका इचिंग भी कुछ भी नहीं है सर, उसमें कुछ भी ब्लिस्टर्स भी नहीं आ रहे, लेकिन उनका ब्लैक स्पॉट्स नहीं जा रहे। आप मुझे फोटो खींच के भेजिए सर, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी 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 सर, यहाँ फोरहेड का कंप्रेसिव इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ब्रेन के लेवल और सेरेब्रम के लेवल। पर विनोद सर हमको 2 चीज सीखना है, जी है ना। हमारी फैमिली, हम इसलिए क्लियर बात करेंगे, यहाँ हमको 2 चीज सीखना है, W और Y, ठीक है जी सर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अगर यहाँ से सेंसेशन जा रहा है, वहां से मोटर सिस्टम से फंक्शन आ रहा है, तो अब हमको यहाँ पर 2 चीज काम कराना है, एक W और एक Y। Y तब जब रिलैक्स कराना हो, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, मान लो किसी को ये चल रहा है, क्रैम्प्स, कोरिया चल रहा है, पार्किंसोनिज्म चल रहा है, ठीक है ना, उसका डायरेक्ट लिंक है यहाँ पर, ठीक है। तो इंटरनल में मैं जो प्रैक्टिकल कर रहा हूं ना, C4 का 2 ड्रॉप डाल के दे रहा हूं जनरल टॉनिक में, ओनली C4 का। अब मुझे खुद को एक बार क्या हुआ, C1 दिया नहीं मिला, C2 दिया नहीं मिला, 3rd महीने में मैंने कहा नहीं यार अब जब आ नहीं रहा है, जबकि यहाँ पर लिंक मुझे समझ में आ रहा है मसल्स, लिगामेंट और जॉइंट्स के लेवल पर है, तो मैंने ये सोचा कि C3 दूंगा, तो मैंने कहा चलो दे लेता हूँ, C3 दे दिया, तो C3 से रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन फिर 2 महीने बाद फिर रुक गया। फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैंने कहा एक बार C4 दे के देखता हूं। जैसे ही मैंने C4 किया, जो 30 से 40% से ऊपर ही नहीं जा रहा था मेरा प्रोटोकॉल, वो रिजल्ट 80-90 के बीच में पहुंच गया। उसके बाद मुझे समझ में आया कि देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे गलती। फिर मैंने C4 को क्या यहाँ पर रोल रहा है सर मुझे भी समझ में नहीं आया कि C4 का रोल क्या, लेकिन मैंने C3 का तो मान सकते हैं लेगामेंट और उस पर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन C3 से रिजल्ट आके रुक रहा था विनोद सर, इसलिए मैंने C4 किया। अब जब C4 किया तो मैंने फाइटोलका का कैरेक्टर पढ़ा पूरा, ठीक है, वहां पर मैंने C4 के लेवल पर 2-3 मेडिसिन का कैरेक्टर पढ़ा, तो उसमें एक मेडिसिन में निकल के आया कि ये पार्किंसोनिज्म कोरिया के लेवल को कंट्रोल करता है। तो मैंने ट्राई किया, मैंने कहा देखो मैं प्रूव करके देखूं, मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिला। 80% पेशेंट रिकवर हो चुका है मेरा, एक पेशेंट 90% तक रिकवर हो गया 4 महीने में। यानी वहां पर मैंने फिर C1 C2 नहीं दिया, डायरेक्ट C4 डाल के दिया। एक को मैं भी C3 के लेवल पर दे रहा हूं, उसका डोज बढ़ाते जा रहा हूं, यानी D6 से मैंने D10 कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे 50% से ऊपर सफलता नहीं मिली। लेकिन जिसको मैंने C4 दिया, पता नहीं क्यों इतने बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। अभी उस पर मैं चल रहा हूँ, क्यों वहां पर कोरिया में सर, कोरिया सर जी, कोरिया और पार्किंसोनिज्म के लेवल पर। ओके थैंक यू, ठीक है ना। तो कौन सा डाउन चला रहे हैं सर उसमें? D6 से शुरू किया, D6 से शुरू किया है सर मैंने, जनरल टॉनिक D6 C4। सर कोरिया में आपका प्रोटोकॉल में अभी 3 महीना चला है सर, और 20% रिजल्ट है सर, मैं वैसे कंटिन्यू करूँ सर?
बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हो आप। वहां पर आप एक प्रोटोकॉल में C4 और C5 का प्रोटोकॉल ऐड करके दो। आप किसी को C4 दो, किसी को C5 दो, आपको रिजल्ट दिखेगा कि कहीं ना कहीं रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि ये फिलॉसफी हमने अब समझ ली कि सेरेबेलम के लेवल को हमको अटैक करना है। अभी तक मैंने किसी को फोरहेड पे अप्लाई नहीं दिया था, अभी सबको फोरहेड पे अप्लाई दे रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू जी सर मेरे बेटे को रिजल्ट आ गए सर इससे, तो फोरहेड कंप्रेसिव। विनोद सर एक चीज और गौर करिएगा आप, जब आप A2 C5W का फोरहेड पे कंप्रेस करते हो ना, और इसी चीज को आप स्पाइनल कॉर्ड पे जब अपना पेन क्योर अप्लाई करते हो या स्पेशल पेन क्योर अप्लाई करते हो, आप देखो आपके रिजल्ट डबल हो जाएंगे। क्यों? ये दोनों चैनल को आप अटैक कर रहे हो। बिल्कुल, एफ्रेंट और अफ्रेंट दोनों, अफ्रेंड और रिफ्रेंड को। और मैंने जो अपने गुरु से, अभी मेरे जो परिवार में कभी डॉक्टर संतोष पाटीदार, उनके बड़े भाई न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन है दिल्ली में, तो मैंने उनसे बात किया था, तो आधे घंटे मैंने बात किया था इस विषय पर। तो उन्होंने मुझे कहा यार तुम्हारे पास ऐसी चीज है तो तुम तो दोनों को अप्लाई करो ना साथ में। तो मेरा अचानक, मैं कभी भी दोनों को साथ में नहीं करता था, लेकिन मेरे को उन्होंने अचानक माइंड दे दिया कि नहीं यार, जब कोऑर्डिनेशन हो रहा है यहाँ पर सेरिबेलम और सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, और दोनों के फंक्शन को कंट्रोल करने का मास्टरपीस तो सेरिबेलम कर रहा है पूरी बॉडी को। और जब हम न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में देख रहे हैं, कोरिया में देखो, पार्किंसनिज्म में देखो, गर्दन हिल रही है उसमें देखो, आप वीकनेस में देख लो, सेंट विस्टू डांस में देख लो, पेशेंट मूवमेंट करके चलता है जैसे डांस कर रहा है। तो ऐसी सारी कंडीशन को जब बैलेंस करना है, तो जब तक हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वहां पर रिजल्ट ले पाएंगे। इसीलिए हम वहां पर बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर हम उसमें S5C4 आदि यूज कर रहे हैं, और इधर इसमें हम जो अप्लाई है जो स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें भी हम C4 यूज कर रहे हैं, तो ये बैलेंस बना रहा है। हाँ बिल्कुल बनाएगा। C4 यहाँ यूज किया है ना सर, ये बैलेंस के लेवल पर वर्क कर रहा है। जी जी बिल्कुल वही चीज चाह रहा हूं मैं। लेकिन यही चीज को मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने एक स्पेशल पेन क्योर ड्रॉप बताया था आपको। जी जनरल टॉनिक कोई D6 कर लो, उसमें S5C5 RE डाल दो, आप देखो कितना बढ़िया पेन किलर ड्रॉप बन रहा है। तो ये चीज कर रहा है, ये वहां पर जो सेंसेशन जा रहा है ना, ये केवल मोटर लेवल पर काम कर रहा। अब मैंने सोचा कि चलो ये तो हमने कर लिया कि A2 F2 C5W फोरहेड पर, स्पाइनल कॉर्ड पर हमने हमारा ऑल पेन क्योर ऑयल या जो भी ऑयल हम अप्लाई कर रहे हैं वो, और जनरल टॉनिक में S5C5 RE। अब मैं कर रहा हूँ S3C3 RE पेन के लेवल पर, ज्वाइंट पेन के लेवल पर। मैंने देखा कि जब S5C5 का रिजल्ट मिल रहा, तो मैं एक बार S3C3 का भी देखूंगा। तो अभी मैं जितने भी पेशेंट आ रहे हैं सबको S3C3 RE दे रहा हूँ। ये मस्कुलर पेन के लिए, हाँ सभी पेन के लिए, जो सेंसेशन से होता है, बहुत ज्यादा सेंसरी होता है, जो सहन होता है, हर केस में दे रहा हूं मैं S3C3। अभी कुछ में तो एग्रावेशन हुआ जबरदस्त, पेशेंट हाथ पांव सूज गए, किसी को चक्कर आने लग गए, उसको मैंने कहा कि एक काम करो 2-2 ड्रॉप ले। जैसे 2-2 ड्रॉप लिया, उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इससे समझ में आया कि नेगेटिव में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, आप 10th डायल्यूशन पे इसको दोगे ना, बहुत अच्छे से काम करेगा। तो मैंने अभी जितने भी नए पेशेंट आए ना, उनको सबको 10th में देना चालू कर लिया, उनको कोई भी एग्रावेशन नहीं हुआ। 2 पेशेंट ने मुझे बोला मुझे 25% 7 डेज में बेनिफिट है। 2-3 पेशेंट ने मुझे बोला कि हाँ मैक्सिमम 20 to 30% रिलीफ है। तो ये हमारा सफलता की श्रेणी बना रहा है कि S5C5 से तो इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता, लेकिन मसल्स के लेवल पर हो, लिगामेंट टेंडन के लेवल पर हो, खासतौर से टेंडोनाइटिस का लेवल हो, फ्रोजन शोल्डर का लेवल हो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का हो, वहां पर हमको मजा आएगा इस चीज को देखने में, क्योंकि वहां हमारा रिजल्ट सेंसेशन और मोटर दोनों लेवल पर आ रहा है सर। जी सर, जी थैंक यू सर। तो 2 ड्रॉप्स डाले तो ठीक है ना सर? हाँ 2 से 5 ड्रॉप अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऐड करिए आप। ठीक है ठीक है सर। मेरे को थायराइड था ना, तो हम लोग जनरल टॉनिक में C1B लेते थे ना, तो मेरे को एक्चुअली वहाँ पे मतलब थोड़ा दर्द रहता था सर, नेक के रीजन पे, वो थोड़ा बेटर लगा सर मेरे को। जी वो बढ़िया हो गया ना। आप C1B को सिंगली 10th डायल्यूशन में लो मैडम आप, ठीक है? ओके सर। और साथ में आप S2C3L2 RE को D5 में लो, और A2C13 RE को आप यहाँ पर थ्रॉट पे अप्लाई करो, बस इतना करो। S2C3L2 RE D5, या D5 में ले रही हूँ। A2C13 RE को आप थ्रॉट पे अप्लाई करो, A2C13 RE को। हाँ, और C1B को 10th डायल्यूशन में लो आप, खाली C1B को, केवल C1B को। आप देखो कितनी जल्दी रिजल्ट मिलता है। Okay, sir. And I did actually applied S10 with 200 dilution, sir.
बहुत ही मतलब वो स्पेलिंग गया और सब कुछ गया सर नेक रीजन में। मैडम S1 और F1 के प्लांट मिले हुए हैं ना, इसलिए वो आपका नर्वाइन काम कर गया, लेकिन S10 कभी भी अप्लाई नहीं किया जाता है। फिर भी आपने प्रोटोकॉल दिया है और रिजल्ट मिला है, तो हम भी कोशिश करेंगे उसको सीखने की कि उसने क्यों काम किया। ठीक है? यस सर, बहुत ही मतलब रिलैक्स हो गया, अभी तक मेरे को पेन नहीं आया जी। सर S1 C1 BE लेते ना सर हाइपोथायराइडिज्म में, वो 10th डे लिस्ट में दे रहे हैं ना सर, वो हमको रिजल्ट नहीं है तो कुछ नीचे आ सकते हैं सर, नहीं तो और नेगेटिव में जाना सर। हाँ आप दे सकते हो ना, नीचे आ सकते हो, पॉजिटिव से शुरू कर दो आप। अच्छा सर जी हाँ सर, एक पेशेंट आया था, उनका ना सेंसेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था सर, जैसे घुटने में पानी डालता था तो वो पंजे पे लगता था और इतना जलन होता था, तो वहां पे मैंने C3Y डाइल्यूशन में दिया था, सॉरी पोटेंसी में दिया था, 200 पोटेंसी में, तो बहुत बढ़िया काम किया सर वो। जी बिल्कुल करेगा, आपने नेगेटिव कर दिया, उसको रिलैक्स कर दिया सर, मसल्स लेवल को। जी थैंक यू सर। जी आप केवल C11 Ven1 W को भी अप्लाई करते हैं ना, तो भी वही रिजल्ट मिलता सेम। जी सर जी जी थैंक यू सर। जी ठीक है दोस्तों, आज यहीं रखते हैं हम। थैंक यू गुड नाइट। अच्छा कल अगर छुट्टी रखने का होगा तो मैसेज डालूंगा, नहीं रखने का होगा तो क्लास कंटिन्यू है ना। ओके गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। जी वर्मा सर। वर्मा सर कल नॉर्थ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, छुट्टी कीजिए जी, छुट्टी। ठीक है दोस्तों, फिर पंजाब में छुट्टी रहेगी। ठीक है, फिर गुड लक। मंडे मिलते हैं दोस्तों फिर। गुड लक। ठीक है सर। ओके दोस्तों, गुड लक सर। गुड लक।